हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम लोग वेक्टर का लेक्चर 2 पढ़ने जा रहे हैं। इस टॉपिक के अंदर हम लोग रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे, कैसे दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट लिए जाते हैं एंड हाउ दैट कॉन्सेप्ट ऑफ टू वेक्टर्स रिजल्टेंट कैन बी extended to find resultant of many vectors. So that's how we are going to deal with this topic. This is a very important class and it is a uh, base for physics. If you know this concept well, then you will be doing very good in mechanics in the next topic like projectile, laws of motion, friction, work power, energy, collision, rotation. Wherever you go, a vector will be there with you in physics and especially in the first part of the book, right? That is NCERT part 1. And the same vector will play a vital role in class 12 topics like book 1 also. So this is a very important. आप इसको ठीक से इस लेक्चर को देखें और ठीक से समझिए. So let's enter in the lecture and try to find what new kind of things we can learn here in this lecture. So I welcome all of you in the class and thanking all of you for joining this lecture. So we are here to study the resultant of two vectors. Resultant of two vectors. जैसा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में, इसके पहले वाला जो लेक्चर्स था उसमें हम लोगों ने कैसे वेक्टर्स के रिजल्टेंट या वेक्टर्स का उसी लाइक अगर हमसे कोई कह दे कि भाई अगर एक वेक्टर है, ये कुछ इस तरीके का एक वेक्टर है, दिस इज वेक्टर ए एंड समबडी से दिस इज वेक्टर बी एंड लेंथ ऑफ दिस वेक्टर इज समथिंग लाइक दिस, ये वेक्टर है और हमें कहा गया कि अगर ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी है, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी एंड समबडी से दैट कि ओके ये जो वेक्टर ए जो है उसका डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल लाइन से हॉरिजॉन्टल लाइन से हॉरिजॉन्टल लाइन से इस वेक्टर का डायरेक्शन थीटा है, दिस इज थीटा एंगल, दिस एंगल इज थीटा एंड दिस इज वेक्टर बी एंड दिस इज वेक्टर ए। तो इसका जो मॉड है, इस ए वेक्टर का मॉड हम ए यूनिट लिख सकते हैं एंड वेक्टर बी का जो मॉड है वो बी यूनिट लिख सकते हैं। ये वेक्टर ए है, इस वेक्टर ए का मॉड ए यूनिट, वेक्टर बी है, इसका मॉड बी यूनिट है। तो अगर ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी है तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो रिजल्टेंट होएगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो रिजल्टेंट होगा वो कैसे निकाला जाएगा, हाउ, व्हाट इज द मैथमेटिकल फॉर्मूला। वैसे हमने सीखा हुआ कि इसको उठा के यहाँ रख देंगे और फिर ऐसे निकाल देंगे, सो दैट इज फाइन, नो आई मीन वो तो ग्राफिकल मेथड से या ऐसे कनेक्ट करके और वो स्केल होएगा तो उस स्केल से उसको मेजर करके हम बता ही सकते हैं कि कितना होएगा। तो दैट वी हैव ऑलरेडी डन। और हम लोगों ने वेक्टर के रिजल्टेंट निकालने के लिए जो जो लॉज हैं लाइक ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स और लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, और जो हम लोगों ने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स किया हुआ है, तो ये टॉपिक तो हम लोगों ने कर ही रखा है। तो इन टॉपिक्स को करने के बाद भी अगर हमसे कोई कहा है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी है, इसका मैग्नीट्यूड इतना है, इसका मैग्नीट्यूड ये है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है, तो इन वेक्टर्स का रिजल्टेंट कैसे निकाला जाएगा, हाउ विल फाइंड द मैथमेटिकल न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर द रिजल्टेंट। जैसे इसका मैग्नीट्यूड ए यूनिट है, इसका बी यूनिट है, तो जो इनका रिजल्टेंट होगा उसकी क्या वैल्यू होगी, क्या विल इट बी ए प्लस बी और वो ए माइनस बी होगा, या ए प्लस बी और ए माइनस बी के बीच की वैल्यू होगी, वो क्या वैल्यू होगी, दैट वी नीड टू फाइंड इट आउट। तो अगर हमें कुछ इस तरीके से दे रखा होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे उसको। सो जस्ट टू मेक यू लाइक, अब हम इसको सॉल्व करके दिखा रहे हैं रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स में। तो हमारे को दे क्या रखा है, लाइक वी हैव टू गिवन वेक्टर्स, वी हैव टू वेक्टर्स that is vector a and vector b, two vectors given, vector a and vector b, right? वेक्टर ए का जो मॉड है दैट इज ए यूनिट और वेक्टर बी का जो मॉड है वो है बी यूनिट। एंड एंगल मेड बाय दिस वेक्टर ए विथ हॉरिजॉन्टल दैट इज थीटा इज द एंगल made by vector a with horizontal के से जो एंगल बन रहा है वो थीटा बन रहा है।
तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो रिजल्टेंट होएगा, हाउ टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करना चाहते हैं, तो वो प्रोसीजर वी आर गोइंग टू अडॉप्ट। तो हम लोग पहले पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, लाइक बाय लॉ ऑफ पैरेललोग्राम of addition of vectors, by law of parallelogram of addition of vectors। अगर हम इस लॉ की बात करें तो हमें मालूम है ना कि अगर किसी पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स वेक्टर ए और वेक्टर बी को रिप्रेजेंट करते हैं कोइनिशियल साइड्स, तो जो कोइनिशियल डायगोनल होगा वो रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस डायग्राम को वी आर गोइंग टू फॉलो नेक्स्ट पेज, वी आर गोइंग ऑन नेक्स्ट पेज इस बात। सो वी आर टेकिंग हियर टू वेक्टर्स, और हमें ये ध्यान रखना होगा कि ये वेक्टर ए और वेक्टर बी, लाइक हमने वेक्टर बी का ये लेंथ देख लिया ऑलमोस्ट इतना है, तो इसके हिसाब से हम वेक्टर बी ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पे वी आर ड्रॉइंग वेक्टर बी, ऑलमोस्ट दिस इज द लेंथ, इफ वी लुक एट दिस समथिंग लाइक दिस, इतना ही लेंथ है, ये वेक्टर बी हो गया। और वेक्टर ए जो है हमारे पास अमूमन 10, तो ये आपको बिल्कुल वैसे ही बनाना होगा। ये आपने ये वेक्टर ए उठाया, बोले कि ये वेक्टर ए है, बोले ये थीटा एंगल पे, समथिंग लाइक दिस, उसे दिस इज वेक्टर ए और ये थीटा एंगल पे है। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर क्या कहता है आपको, अगर ये वेक्टर बी है तो आपको बिल्कुल ऐसे ही एक वेक्टर यहाँ से लेना पड़ेगा, समथिंग लाइक दिस, राइट। और फिर आप यस, एंड अगर आप यहाँ से एक वेक्टर ले लें, लाइक इस ऐसा जैसे ये दिखा रखा है, समथिंग लाइक दिस। सो व्हाट वी आर सेइंग हियर नाउ दैट कि अगर जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है हमें कि ये वेक्टर ए था हमारा और ये वेक्टर बी था, तो हमने एक वेक्टर ए ले लिया, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, और बी के साथ ये एंगल कितना है, थीटा। तो वेक्टर बी से थीटा एंगल बना के वेक्टर ए है, ये जितना लेंथ है उतना ही लेंथ हमने यहाँ पे ले लिया, दिस इज वेक्टर बी, एंड ये जैसा वेक्टर ए है वैसा वेक्टर ये ले लिया। तो अब हमें मालूम है कि ये हमारा रिजल्टेंट होगा, दिस विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर ओवर हियर, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो हमें मालूम है कि वो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, तो हम इसको वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी लिखेंगे, दिस इज आवर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कहेंगे इसको। इधर से देखेंगे तो वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए भी हो सकता है, दैट्स फाइन, दिस इज बी और ए, दिस इज वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, या इधर से देखें तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। दिस एंगल इज थीटा, दिस टोटल एंगल इज थीटा। एंड अब हमें वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड, यार ये जो वेक्टर रिजल्टेंट होएगा वो इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, अगर इसका मैग्नीट्यूड ए है, इसका मैग्नीट्यूड बी है, तो इसका कितना मैग्नीट्यूड होगा। तो हम लोगों ने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट नाम का एक लेक्चर पढ़ा हुआ है, इस तरीके के की चीजों को समझने समझाने के लिए मैंने वहाँ बेस बना रखा है आपको। तो अब आप देखिए मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, जस्ट टू ये थोड़ा एक्सटेंड किया मैंने, ये लाइन ऐसे करके एक्सटेंड किया, उसको ऐसे एक्सटेंड कर दिया, और फिर यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर, समथिंग लाइक दिस। नाउ दिस इज क्वाइट ऑब्वियस कि अगर ये ए है और ये दोनों पैरेलल हैं, तो दिस एंगल इज थीटा, तो ये एंगल भी कितना होगा, दिस एंगल इज आल्सो थीटा, ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। ये और ये दोनों पैरेलल हैं, एक पैरेलल भी है और इक्वल भी है, तो दिस इज एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। नाउ इसका मॉड कितना है, ए, ये एंगल कितना है, थीटा। नाउ यू कैन नेम इट, थोड़ा नॉमेनक्लेचर कर दें, लाइक ओ ए, इसको बी कह दिया, एंड यू कैन नेम दिस आर, राइट। सो दिस इज योर ओ आर वेक्टर, दिस इज योर ओ आर वेक्टर और द रिजल्टेंट। तो अब अगर ये वेक्टर ए है और आर से आपने एक परपेंडिकुलर यहाँ डाल दिया, लेट सपोज दिस इज एन, आर से एक परपेंडिकुलर डाला आपने आर है, so you know this is vector a, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, a, so how much this bn is going to be there, this is a cos theta, and how much this rn is going to be there। अगर हम rn की बात करें तो ये rn कितना होगा हमारे लिए, this rn is a sin theta, and this bn is how much, a cos theta। तो हम लोगों ने यहाँ बोल दिया कि इसकी वैल्यू होगी a sin theta, this is a sin theta, so we know this is a sin theta and this is a cos theta।
अब अगर आप यहाँ से यहाँ तक की लेंथ की बात करें, ओ एन की बात करें, तो दिस ओ एन लेंथ इज हाउ मच दिस ओ एन इज गोइंग टू बी देयर। अगर इसकी बात किया जाए यहाँ से यहाँ तक, we are interested to know that how much this n is going to be there. yes, तो ये an कितने के बराबर है? तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये बड़ी ओबियस बात है कि यू टेक द सम, दिस इज b, ये मैग्नीट्यूड कितना ob, यानी कि ob प्लस बी एन, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, ओ एन आएगा। तो इसका मतलब ओ एन को आप क्या लिख सकते हैं, यू कैन राइट b प्लस ए कॉस थीटा एंड दिस आर एन इज ए साइन थीटा। तो ये जो मैंने प्रूव कर ये बता दिया कि ये अगर a है और ये थीटा है तो ये cos थीटा होगा, ये sin थीटा होगा, दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू, दैट्स अ वेरी बेसिक नॉलेज यू ऑल हैव। तो अब क्या हुआ कि अब आपके पास दिस ओ एन की वैल्यू है और आर एन की वैल्यू है। दिस इज ओ एन, दिस ओ एन यू हैव एंड दिस आर एन वी हैव। सो नाउ व्हाट इज दिस ओ आर? तो अब अगर आप ओ आर निकालना चाहते हैं, so you are saying that by by parallelogram law of addition of vectors, by parallelogram law of addition of vectors, OR vector is vector A plus vector B. OR vector is vector A plus vector B, right? So this is, now we, therefore OR ka mod is how much? OR ka mod is, so that should be equal to ON square plus RN square, ON square plus RN square। ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन वेक्टर से ये हो गया। अब ओवर का मॉड निकालने चाह रहे हो तो कहाँ से आपने बोले, इन राइट ट्रायंगल, क्या देख के बोला आपने, इन राइट ट्रायंगल ओ एन आर। अगर ओ एन आर ट्रायंगल को देखे तो आपको दिख रहा है साफ साफ कि ओवर जो होगा वो एन ओ एन का स्क्वायर और आर एन का स्क्वायर से निकल आएगा। तो अब ये ओ एन का स्क्वायर और आर एन का स्क्वायर में ओ एन भी मालूम है और आर एन भी मालूम है, तो अगले स्टेप में आप यहाँ क्या लिखोगे, यू आर गोइंग टू राइट बी प्लस ए कॉस थीटा का स्क्वायर और आर एन की जगह पे आप लिखोगे ए साइन थीटा का स्क्वायर। दैट्स व्हाट द पॉइंट। सो बी प्लस ए कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा का स्क्वायर, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ये ओवर चला आएगा। तो इफ वी गो फॉर सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर पार्ट हियर ओनली, अगर हम यहाँ सॉल्व करना चाहें इस पार्ट को, इस पोर्शन में, राइट, सो सी, अब हम इस ओ एन की वैल्यूज निकालने जा रहे हैं। तो वी आर सेइंग दिस ओ एन इज इक्वल टू ये रूट, एंड इफ यू सॉल्व इट दिस विल कम आउट बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, और ये सॉल्व होके क्या होगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये अगले स्टेप में ओ एन कितना हो गया जी, फिर रूट रखा, यू नो ए स्क्वायर। देखो यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो गई, ए कॉस थीटा था, यहाँ पे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा भी आएगा, तो इसमें हम ए स्क्वायर के साथ ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख देंगे, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा एंड प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सो यू कैन टेक दिस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर, दिस विल बिकम ए स्क्वायर। मैंने यहाँ पे किसको किसको बोला ऐड करने के लिए, इसको और इसको बोला, फिर ऐड, तो ये बन जाएगा प्लस 2ab cos थीटा रिजल्ट आ जाएगा। सो फ्रॉम हियर व्हाट यू लर्न दैट, ओके ये तो आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, आप वैसे भी लिख सकते थे जैसे पिछला स्टेप था। ओ ये क्या निकला, ओ एन नहीं निकला, ये ओ एन की वैल्यू ये थी, यहाँ पे हमें एन नहीं हमें आर लिखना होगा, यू सी दिस इज मिसिंग आउट, दिस इज ओ आर। ये हमने, एक मिनट इसको मिटा के लिख देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, दिस इज so so we can call it this is OR and this is OR। तो ये OR हमने निकाला, this is what we have got it here OR।
तो ये ओ आर निकाल दिया हमने, यानी कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड ये निकल के आया जी। तो वी कैन से दैट ओ आर वेक्टर का मॉड, और यू कैन से वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी वेक्टर का मॉड, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड कॉस थीटा। दिस इज व्हाट वी कैन राइट। अगले स्टेप में हम इसको ऐसे भी लिख दें, वी कैन राइट लाइक दिस, वेक्टर ए के मॉड का स्क्वायर वेक्टर बी के मॉड का स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए का मॉड वेक्टर बी का मॉड एंड इनटू कॉस ऑफ थीटा। और एक तरीका इसको और भी लिखने का है, बट यहाँ तक तो आप सबको समझ में आ रहा होगा। एंड ये अगर आपको स्टेप समझ में नहीं आया, लाइक वेक्टर ए का स्क्वायर ऐसे, मॉड नहीं लिखा है, वेक्टर बी का स्क्वायर, ये भी ठीक है, देयर इज नथिंग रॉन्ग। तो अगर आपको अभी इसमें समझ में नहीं है कि ये कैसे लिख दिया आपने, तो विल नॉट डिबेट ऑन दिस, अभी सिर्फ लिख के दिखा रहा हूँ, दिस इज 2 और ये है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। सो ये रिजल्ट ऐसे भी लिखा जा सकता है। क्या मतलब है, ये क्या चीज है, तो ये हम लोग जब वेक्टर के आखिरी लेक्चर की तरफ पहुंचेंगे, यानी कि लेक्चर 5 और समथिंग लाइक, तो वहाँ पे डॉट प्रोडक्ट और आपको सब पढ़ाएंगे, तब समझ में आएगा कि ये क्या चीज लिखा हुआ है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया कि अगर दो वेक्टर दे रखे हैं, जैसे कि हमें दिखाया था कि कोई वेक्टर ए दे रखा है, वेक्टर बी दे रखा है, बोला कि इनका रिजल्टेंट बताओ, तो हमने क्या किया, हमने इस बी को उठा के यहाँ या इस ए को यहाँ ऐसे रख करके भी कर सकते थे, और हमने सीधा सीधा ए और बी को क्या बना दिया, को इनिशियल वेक्टर बना दिया, और फिर एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दिया। ए और बी को इनिशियल वेक्टर बना के एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दिया, पता है कि जो को इनिशियल डायगोनल होगा वो रिजल्टेंट होगा। और फिर हमने एक यहाँ से हेड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एक्सटेंड कर दिया, और यहाँ से हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना, हमें ओ एन पता कर लिया, आर एन पता कर लिया, और फिर हमने बेसिक ट्रिगोनोमेट्री लगा करके हमने ये रिजल्ट निकाल दिया। तो हमारे पास एक जनरल फॉर्मेट हो गया कि अगर दो वेक्टर हैं ए और बी और दोनों को इनिशियल वेक्टर हो, शर्त यह है कि ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब दो वेक्टर हो और वो को इनिशियल हो और उनके बीच का एंगल थीटा हो। ये ध्यान रखना होगा कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दो को इनिशियल वेक्टर हो और उनके बीच में एंगल थीटा हो। को इनिशियल वेक्टर, बार बार यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, को इनिशियल वेक्टर और उनके बीच में एंगल थीटा हो, तो आप ये रिजल्ट लिख सकते हैं, इनके मैग्नीट्यूड का निकल के आया। अब भाई वेक्टर है तो हमें तो उसका डायरेक्शन भी चाहिए। अब देखो यहाँ पे ये थीटा लिखा हुआ है और हमने इसको भी थीटा लिख दिया है, ये कितनी गंदी बात है। सो यू नो, थोड़ा थोड़ा फोकस, दिस इज थीटा एंड दिस इज, इस एंगल को हम लोग थीटा नहीं लिखेंगे, इसको हमने अल्फा लिख दिया। सपोज करो हम ये कह रहे हैं कि ये जो वेक्टर है हमारा, वो वेक्टर बी के साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। भाई आपने रिजल्टेंट तो निकाल दिया, नाउ यू आर इंटरेस्टेड टू फाइंड इट्स डायरेक्शन, जो ये वेक्टर है वो वेक्टर बी के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो आपको उसका डायरेक्शन बताना पड़ेगा। और हो सकता है कि कुछ लोग कहें कि मैं इसको ना दूसरे साइड से हम उसका एंगल लेने में इंटरेस्टेड है। somebody say that I want to find this angle, वो कहेगा मुझे बीटा चाहिए। तो कोई अल्फा भी कह सकता है कि मुझे अल्फा निकालना है, कोई कह सकता है कि मुझे बीटा निकालना है। क्या करेंगे, हाउ विल यू बी डूइंग दैट। तो अब हमें ये अल्फा और बीटा, हम या तो इस वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर उसका डायरेक्शन इससे बता सकते हैं, या इसे भी बता सकते हो। हॉरिजॉन्टल वेक्टर से बताना ऑलवेज अच्छा होता है, तो हम लोग टेन अल्फा को प्रेफरेंस देंगे। तो लेट्स फाइंड दिस टेन अल्फा। सो नाउ वी आर के साथ कितना एंगल बना है, सो डायरेक्शन ऑफ resultant vector, direction of resultant vector, how will be डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, कैसे निकालेंगे हम डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे ये हमें निकालना है भाई, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है। तो अब हम लोग यहाँ पे फिर से डायग्राम बना के करें, उसकी कोई जरूरत नहीं है, अब यहीं से अगर आप देख लें तो काम चल जाएगा। इफ यू लुक एट दिस, तो यू कैन से दैट कि राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल ओ एन आर, फिर से लिख लीजिए, इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल ओ एन आर, राइट ट्रायंगल ओ एन आर। तो आपको टेन अल्फा लिखने की इच्छा है, सो टेन अल्फा क्या होगा भाई, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज आर एन अपॉन ओ एन। If you look at this, this is Rn and this is On, that is 10 alpha. So this you can write, okay, Rn की वैल्यू कितनी है, a sin theta, और ये वैल्यू कितनी है, that is b plus a cos theta। तो इस तरीके से 10 अल्फा निकाल लिया आपने। यू से दैट 10 अल्फा इज इक्वल टू a
ऐसे देखो, वेक्टर ए का मॉड साइन थीटा एंड देन यू आर सेइंग ओके वेक्टर बी का मॉड एंड देन वेक्टर ए का मॉड cos थीटा. यू कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस. सो अलग अलग तरीके से हमने बोला ओके दिस इज आवर, ये निकाल दिया जी भाई. जो वेक्टर आया हमारा, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो हमें पता ही था. उसका हमने मैग्नीट्यूड कितना बताया, उसका मैग्नीट्यूड हमने ये बताया, वेक्टर ए का मॉड, वेक्टर ए का मॉड का स्क्वायर, वेक्टर बी का मॉड का स्क्वायर, 2ab cos थीटा, लाइक दिस वे, ऐसे लिख सकते हैं. प्लस हमें पता है कि जो ये रिजल्टेंट वेक्टर बना हॉरिजॉन्टल वाले वेक्टर से, यानी कि बी वेक्टर से, जो उसका एंगल है अल्फा है, और वो अल्फा एंटी क्लॉकवाइज है. सो वी कैन से दैट कि रिजल्टेंट इज लाइक रिजल्टेंट रिजल्टेंट resultant vector is making angle making angle alpha. Resultant vector is making angle alpha with vector b in anti-clockwise direction, in anti-clockwise direction. ये आपने लिख करके और आपने ऐसे रिजल्ट लिख दिया भाई, दिस इज व्हाट वी हैव डन इट. बट मैंने बोला ना कि कुछ लोग कहेंगे कि नहीं मुझे 10 बीटा चाहिए, तो उस केस में आपको 10 बीटा चाहिए, तो आप बोलिए ओके दिस 10 बीटा इज इक्वल टू, तो जहां पे ए है वहां बी लिख दीजिए भाई, बी का मॉड साइन थीटा, और नीचे फिर लिखिए दिस इज ए का मॉड, जहाँ बी था वहां ए लिख दिया, जहाँ ए था वहां बी लिख दिया. नाउ दिस इज बी का मॉड कॉस थीटा. सो ये 10 बीटा इस तरीके से निकाला जा सकता है. वी कैन फाइंड 10 बीटा लाइक दिस. तो ये 10 बीटा लिखा जा सकता है. जिस तरीके से 10 अल्फा निकाला गया, उसी तरीके से इसको एक्सटेंड करके आई मीन हम लोग थोड़ा लगाएंगे ज्योमेट्री, तो इस 10 बीटा भी निकाला जा सकता है. सो नाउ द होल आइडिया इज कि वेक्टर जो है, जो रिजल्टेंट वेक्टर है, उसको अगर वेक्टर बी के साथ अल्फा निकाल रहे हैं, इसको देख करके यहाँ पे जो है कि वो अच्छा ये बी के साथ एंगल निकला है, तो ए साइन थीटा बी प्लस ए कॉस थीटा. एंड अगर यहाँ ए लिखा हुआ मिल जाए, यानी कि यहाँ बी साइन थीटा और यहाँ ए प्लस बी कॉस थीटा हो, तो ये कंफर्म हो गया कि इसका एंगल वेक्टर ए से निकला है. दिस इज हाउ वी हैव डन इट. अब वो देख, तुम्हें भी देख लेना होगा कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, दैट यू कैन सी एंड यू कैन टेल इट. तो हमने दो वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकलता है, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं, दैट वी हैव डिस्कस्ड. अब जो ये सीखा आप लोगों ने, जो ये हमारे पास रिजल्ट है, इस रिजल्ट पे एक इमीडिएटली एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे, और उस छोटे से क्वेश्चन करने के बाद फिर हम और इस रिजल्ट का वेरियस, इस रिजल्ट से और छोटे छोटे क्या इंफॉर्मेशन निकाली जा सकती है, हम उस पर बात करेंगे. सो आई एम जस्ट विलिंग टू डू अ वेरी स्मॉल क्वेश्चन हियर. सो लुक एट दिस हियर. एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन, लाइक सपोज कर लो आप एक छोटा सा कोई बॉडी कंसिडर कर लो. लेट्स थिंक ऑफ देयर इज अ वेरी स्मॉल बॉडी. आपने कोई बॉडी मान ली, ओके, इस तरीके की कोई बॉडी है, और इस बॉडी पे किसी बंदे ने, राइट, कोई बंदा ऐसा था जो इस पे फोर्स लगा रहा था कुछ इस तरीके से. कोई बंदा ऐसा था जो इस पे फोर्स लगा रहा था कुछ इस तरीके से, ऐसे. और एक दूसरा बंदा जो था वो इस पे फोर्स ऐसे लगा रहा था. ये दो अलग अलग लोग थे, अलग अलग फोर्स लगा रहे थे. फिर पूछा गया कि बताओ ये बॉडी जो है किस डायरेक्शन में जाएगी, किस डायरेक्शन में जाएगी, और उस पे लगने वाला जो फोर्स होगा, नेट फोर्स होगा, वो क्या होगा. तो ठीक है, हम लोग इसको, इस क्वेश्चन को ऐसे दिखा रहे हैं आपको कि भाई मान लो कि ये जो एक फोर्स ये, एक फोर्स ये, अभी हमने इसको फोर्स कहा, इस फोर्स की कोई वैल्यू रख लेते हैं. लेट सपोज आई कॉल इट दिस इज F1 वेक्टर, और इसका मॉड लिख दिया, दैट इज 30 न्यूटन, राइट. और यहाँ पे एक F2 वेक्टर ले लिया और बोला इसका मैग्नीट्यूड है 40 न्यूटन, समथिंग लाइक दैट. एंड ये एंगल भी हम कुछ मान सकते हैं, 45 डिग्री, 60 डिग्री, तो चलो 60 डिग्री मान लेते हैं. तो मैंने पूछा, अभी इस बॉडी का मास उस कुछ नहीं दे रखा, मैंने बोला कि देखो जी ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, इस बॉडी पे एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक 40 न्यूटन का, एक 30 न्यूटन का, और दोनों फोर्सेस के बीच का जो एंगल है, यानी कि दोनों फोर्स के डायरेक्शन के बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री है. तो बताओ ये बॉडी किस डायरेक्शन में जाएगी. तो क्वेश्चन ये है, फाइंड द डायरेक्शन, फाइंड द डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड of net
फोर्स, ये क्वेश्चन, यानी कि जो इन दोनों का जो नेट फोर्स मतलब रिजल्टेंट फोर्स। तो आप क्या करोगे, यानी कि यू आर इंटरेस्टेड टू फाइंड F1 वेक्टर और F2 वेक्टर, ये हमारा F नेट होगा, दिस इज आवर F नेट। जो F नेट वेक्टर वो ये होगा। तो अब आप कह रहे हो कि मुझे तो इसका मॉड चाहिए जी, पहले आप मैग्नीट्यूड निकालने में इंटरेस्टेड हो, तो क्या करोगे आप? यू विल बी सिंपली सेइंग दैट ओके इट्स सो सिंपल, आई विल राइट 30 स्क्वायर, 30 square then 40 square plus 2 into 30 and into 40, right? और फिर आपने इसको रूट लिया, सॉल्व कर दिया। सो दिस इज 900 and 16 so that is 2500, और ये देखो this is 2400, so this comes out, right, this is 4900, so definitely this comes out somewhere. Okay, we have done a mistake here, this is cos 60 degree, so 1 by 2 भी होगा, तो हम लोग यहाँ पे 1 by 2 भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो दिस इज 1 by 2, ठीक है जी। So this is not 2400, then it becomes 1200 by a square b square plus 2ab cos 60 degree, cos 60 is 1 by 2, तो 2 से 2 कट गया, यानी कि ये कितना 1200 आ गया। So this is 3700, so we have got 3700, so we have got this is 3700। तो ये जो 3700 है, ये जो 3700 है, this is 3700। तो अब इससे बाहर क्या आ गया जी, दिस कम्स आउट, यानी कि जो हमारा एफ नेट आया, दिस एफ नेट जो फोर्स आया उसका जो मॉड है वो कितना है, 10√37। आप इसकी प्रॉपर वैल्यूज निकाल करके बोल दिए इतना न्यूटन हो गया। नाउ यू आर इंटरेस्टेड टू फाइंड दिस अल्फा आल्सो रिजल्टेंट, तो आप अगर थोड़ा सा एक रफ काम करोगे, यानी कि आप कहोगे कि ओके ये इधर जा रहा था ऐसे और ये इसको ऐसे लेके आओ, तो कुछ इस तरीके से एक पैरेललोग्राम बनेगा और ये होगा इसका यहाँ से इधर की तरफ रिजल्टेंट वेक्टर, ये रफ स्केचिंग की बात। तो यू आर इंटरेस्टेड टू फाइंड दिस अल्फा, तो 10 अल्फा निकालना चाहोगे आप, राइट। तो 10 अल्फा में इसके साथ अल्फा ले रखे F2, ऊपर कौन बचा है F1, तो आपने देते जिसके साथ एंगल लेते हो उसके अलावा जो दूसरा बचता वेक्टर दैट कम्स ऑन टॉप इनटू sin थीटा। अगर आप ए के साथ लगे हो तो बी आ गया, तो यहाँ पे 30 आएगा और sin 60 डिग्री आएगा, sin 60 डिग्री दैट इज √3/2। फिर नीचे कौन आ जाएगा जी 40 न्यूटन, और फिर 30 इंटू cos 60 डिग्री दैट इज 1/2। तो ये देखो 2 से ये 30 कैंसिल होकर के ये क्या 15√3 आ गया, और नीचे कितना आ गया जी, ये भी कट के 15 होगा दैट इज 55। सो आप अगर इसको काटोगे तो 3/11 and √3 something like this, so 10 alpha is equal to 3/11 √3, so now you can say that alpha is equal to 10 inverse of, right, 3√3/11, right। तो इस तरीके से आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, ये मैथमेटिक्स का एक टॉपिक है, ट्रिगोनोमेट्री का एक पोर्शन है इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। तो इनवर्स सर्कुलर फंक्शन अब ना 11th क्लास में पहले हुआ करता था, अब वहाँ पे है नहीं, उसको उठा करके 12th क्लास में रख दिया गया है। तो आप जब मैथमेटिक्स 12th क्लास में पढ़ेंगे तो आपको इनवर्स सर्कुलर फंक्शन पढ़ाया जाएगा, बट टिल देन आपको सिर्फ ये देखना होगा कि अगर ये ऐसा हो 10 अल्फा इज इक्वल टू दिस, तो अल्फा इज इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ 3√3/11 करेंगे। बुक में इनवर्स लाइक बुक में जैसे ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल होता है तो वहाँ इनवर्स टेबल भी दिया होता है। तो आप अगर मान लिया जाए कि ये सॉल्व करके कोई वैल्यूज आती तो 10 अल्फा इज इक्वल टू दिस, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू दिस, आपको देख के बता भी सकते हैं। So this is how like we have understood this how to find resultant of two vectors। ये हमने दो वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे होता है, ये इसका एक डेरिवेशन भी सीख लिया हमने। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू कि कैसे डिराइव करते हैं। एक तो स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू बोलने का मतलब स्कूल में सीधा सीधा डेरिवेशन पूछ लिया जाता है, राइट। और अगर आप कॉन्सेप्ट के नजरिए से देखें तो दिस इज समथिंग अ वेरी गोल्डन कॉन्सेप्ट। मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप फिजिक्स पढ़ते रहें और आपको ये इस फॉर्मूले की जरूरत ना पड़े। जब तक आप साइंस पढ़ेंगे, जब तक आप फिजिक्स पढ़ेंगे, आपको इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ती रहेगी, चाहे आप इंजीनियरिंग में किसी भी डिसिप्लिन में चले जाएं। सो इस तरीके से हम लोगों ने ये डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर भी निकाल लिया और मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया और उस पर एक छोटा सा क्वेश्चन भी कर लिया। अब हम जो ये रिजल्ट्स पढ़े हैं उन रिजल्ट्स का कुछ इंपॉर्टेंट कॉरोलरीज करेंगे। सो विल बी डूइंग सम छोटे छोटे रिजल्ट्स निकालेंगे, लाइक सो
important, like finding important and small formulas, and small formulas for resultant of two vectors in various case. मतलब हम लोग क्या करें, जो अभी जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है उस फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए, उस फॉर्मूले को तो हम समझ गए कि वो क्या चीज है, वो ब्रॉडर फॉर्मूला है। उसके बाद हम उसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम यहाँ पे कुछ छोटे छोटे फॉर्मूलाज और पढ़ेंगे। स्टडिंग सम न्यू फॉर्म, फाइंडिंग इंपॉर्टेंट एंड स्मॉल फॉर्मूलाज फॉर रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इन वेरियस केसेस, अलग अलग केसेस में। सो विल टेक नॉट मच टाइम टू फिनिश दिस स्मॉल पोर्शन। यहाँ पे एक बॉडी लिया ऐसे, ठीक है, एक यहाँ समझाने के लिए ऐसे समझा लेते हैं इधर, और एक यहाँ पे फिर वैसे ही कोई बॉडी इधर ही ले ली। ये दो केस समझाएंगे हम लोग यहाँ पे, विल बी डीलिंग टू केसेस हियर। सो लेट्स सी, एक केस हम लोग ये लेते हैं कि देयर आर टू वेक्टर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉडी। इस बॉडी के ऊपर दो वेक्टर लग रहा है, एक बंदा इधर पुश कर रहा है, दूसरा बंदा इधर से पुश कर रहा है, समथिंग लाइक दैट। ठीक है जी, यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसे कर देते हैं, somebody is pushing like this and somebody is pushing like this। ये दो केस करें। So now I take this separation here, इधर ये करेंगे, इधर ये करेंगे। Now the point is कि अगर हमने यहाँ पे I say that कि this is vector A, this is vector A and this is vector B, कोई बॉडी है। सपोज कर लो कि आप ये ए बी लिख सकते हो और इसको बोल दो आप v2 वेक्टर, और बोल दो ये v1 वेक्टर वेलोसिटी ले लो। इस बॉडी को कोई v2 वेलोसिटी से इधर खींच रहा है और कोई v1 वेलोसिटी से ये पुश कर रहा है। सपोज करो ये 2 मीटर पर सेकंड से धक्का दे रहा है, ये 5 मीटर पर सेकंड से। तुम कहोगे सर धक्का मीटर पर सेकंड में थोड़ी होता है। दैट्स करेक्ट, पुश एंड पुल तो न्यूटन होते हैं, फोर्स होते हैं। बट ऐसा होता है ना कि जैसे मान लिया कि दो लोग कोई बंदा इसको खींच रहा है और इधर से भी इसको लगा रहा है। सो फाइनली दिस बॉडी विल बी ट्रेवलिंग बाय व्हाट, अगर 2 मीटर पर सेकंड है ये और 5 मीटर पर सेकंड है ये, तो 7 मीटर पर सेकंड से इधर जाएगी। अगर ये 2 न्यूटन है और अगर ये 5 न्यूटन है तो ये 7 न्यूटन से ये बॉडी इधर की तरफ जाएगी। दैट इज सो सिंपल। तो आप इसको वेलोसिटी मान लो, फोर्स मान लो, मतलब जब भी जरूरत हो। तो फिलहाल मैं इन जनरल बताते हुए ये केस वन कर रहा हूँ यहाँ पे, कि ये केस क्या है, दो वेक्टर्स हैं और वो दोनों वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो क्या है, सेम है। यानी कि वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी। ये केस बना, वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी। कैसा पैरेलल है, लाइक पैरेलल। यानी कि ए और बी दोनों एक ही डायरेक्शन में, ए और बी दोनों एक ही डायरेक्शन में, वेक्टर ए और वेक्टर बी आर लाइक पैरेलल। तो इस केस का रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, तो आपको भी पता है कि आप इन दोनों को, मतलब कॉमन सेंस है कि अगर कोई बंदा इधर लगाया तो ये बॉडी इधर जाएगी। तो मैथमेटिकली जो ये हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है रिजल्टेंट निकालने का, कि हमें कॉमन सेंस से तो रिजल्ट पता है, तो क्या ये फॉर्मूला भी वही रिजल्ट ला के देगा, तो एक तरीके से ये वेरीफाइड भी हो जाएगा। कॉमन सेंस से तो हमें पता है कि ये प्लस बी होना चाहिए। तो अब हम कहेंगे लाइक सिंस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड का फॉर्मूला हमने पढ़ा है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। पहले मैं यहाँ कॉस थीटा लिख रहा हूँ, कॉस थीटा यही पढ़ा है हमने। चलो जी, अगले स्टेप में आप इसको लिखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड कॉस थीटा में थीटा जीरो कर दीजिए, तो कॉस 0 डिग्री हो गया। कॉस 0 डिग्री बोलने तो क्या हो गया, 1। सो दिस कम्स आउट हाउ मच नाउ, a square plus b square plus 2ab, this is what it is। तो फाइनली ये क्या आ गया जी, a plus b का होल स्क्वायर आ गया, राइट, और b plus a का होल स्क्वायर। तो बाहर क्या निकलेगा जी, दिस विल कम आउट हियर a plus b लिख सकते हैं। यानी कि जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में, नॉट इन अपोजिट डायरेक्शन, तो उनका जो रिजल्टेंट है उसका जो मैग्नीट्यूड आया वो क्या आ गया, a plus b आ गया। So what does it say? It is saying that कि भाई, मतलब इसको हम ऐसे भी लिख के दिखा सकते हैं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड, दिस कैन बी इक्वल टू वेक्टर ए का मॉड
प्लस वेक्टर बी का मॉड ऐसे ही लिख सकते हैं, या इसको ए प्लस बी भी लिख सकते हैं, वी कैन राइट लाइक। लेकिन ये रिजल्ट कब लिखा जा सकता है, जब दोनों वेक्टर पैरेलल हो। दिस इंप्लाइज एंगल बिटवीन वेक्टर्स, एंगल बिटवीन वेक्टर्स इज जीरो, एंगल बिटवीन वेक्टर्स इज जीरो। दिस इंप्लाइज एंगल बिटवीन वेक्टर्स इज जीरो, कि दोनों सेम डायरेक्शन में। तो भाई आपने अगर ऐसा केस होएगा तो आपने ये रिजल्ट लिख दिया। और उस केस में जो रिजल्टेंट होएगा, व्हाट इज दिस रिजल्टेंट, यानी कि अगर आपको दिखाना हो कि सर बताओ इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा ए और बी, इसका रिजल्टेंट क्या आया जी। लुक, आई विल शो द रिजल्टेंट लाइक दिस। मैंने बोला कि देखो ये इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर होएगा, ये हमारा इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर कितने के बराबर होगा जी, ए प्लस बी के बराबर। तो ये अगर इफ दिस इज वेक्टर ए वेक्टर बी, तो ये क्या बना, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बन। और वेक्टर ए प्लस बी का डायरेक्शन क्या आया, वही आया जो वेक्टर ए या वेक्टर बी का है। तुम कहोगे टेन अल्फा वाले के तरीके से निकालो, तो टेन अल्फा के तरीके से भी निकाले जाए तो यहाँ पे साइन थीटा में थीटा कितना रखेंगे, जीरो। न्यूमरेटर क्या आ गया, जीरो। तो न्यूमरेटर जीरो होने का मतलब कि पूरा टेन अल्फा क्या हो गया, जीरो, यानी कि अल्फा कितना हो गया, 0 डिग्री आ गया। और अल्फा 0 डिग्री आने का मतलब वेक्टर बी से एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। इसका मतलब वेक्टर बी के एंगल के वेक्टर बी के डायरेक्शन में। सो इवन लाइक बाई टेन अल्फा अगर हम देखें, टेन अल्फा इज इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज अल्फा इज इक्वल टू जीरो। तो वी कैन से दैट कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी जो आया हमारा, दिस इज पैरेलल टू, यानी कि इसका जो डायरेक्शन है वो वेक्टर बी के पैरेलल है। और वी कैन से दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी जो ये वेक्टर आया, दैट इज आल्सो पैरेलल टू वेक्टर ए, यानी कि इसका डायरेक्शन या ए के डायरेक्शन में कर लो या बी के डायरेक्शन में कर लो। लेकिन ये रिजल्ट आप तब अप्लाई कर पाएंगे जब ये दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो, एंगल बिटवीन वेक्टर से जीरो। तो ये केस वन हो गया। अब अगर हम केस टू की बात करें, वी टॉक अबाउट केस टू, राइट। तो यानी कि अब हम ऐसा जब भी देखें कि वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, तो हम इतना ताम झाम करने की जरूरत नहीं है, वी डोंट नीड टू फॉलो दिस मेनी स्टेप्स, डायरेक्टली वी कैन से दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का जो मॉड होगा वो ए प्लस बी होगा। वी विल डू इट लाइक दिस, सो सिंपल, वी कैन डू इट। और उसका डायरेक्शन हमें पता है कि वो ए और बी के डायरेक्शन में होगा। केस टू की बात करें कि अब यहाँ पे हम क्या देखें कि ये वेक्टर देखो, इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है। इफ यू कॉल दिस एज ए वेक्टर एंड इफ यू कॉल दिस एज अ बी वेक्टर, तो आपको एक बात और भी देख रही हो कि ए का मॉड बड़ा है और बी का मॉड छोटा है, और ए और बी दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब केस टू क्या है कि वेक्टर ए इज एंटी पैरेलल टू वेक्टर बी, दैट इज दिस इंप्लाइज एंगल बिटवीन वेक्टर्स, एंगल बिटवीन वेक्टर्स इज 180 डिग्री। यानी कि अगर इन दोनों को कोई इनिशियल वेक्टर बना के दिखाओगे तो कैसे दिखाओगे, एक वेक्टर इधर दिखाओगे, एक वेक्टर इधर दिखाओगे। लेट मी शो यू लाइक दिस। अगर इनको कोई इनिशियल वेक्टर बना के दिखाओगे तो आप कैसे दिखाओगे, यू विल शो दैट ओके लुक दिस इज बी वेक्टर, समथिंग लाइक दिस। और दूसरा वेक्टर आप कहोगे ओके दिस विल से दिस इज ए, दिस इज बी वेक्टर, ये बी वेक्टर हुआ। और फिर यहाँ से आप कहोगे कि ये इसका ए वेक्टर होगा। देखो आप अगर कोई इनिशियल वेक्टर बनाओगे तो क्या होगा, दोनों को आप एक जगह से दिखाओगे। तो अब दोनों को एक जगह से आपने दिखा दिया, तो उस केस में आया क्या, व्हाट यू आर फाइंडिंग हियर, दिस इज माय पोजीशन जहां से ये बी वेक्टर इधर है, ए वेक्टर इधर है, और ये हमारा बी वेक्टर हो गया, ये ए वेक्टर हो गया। और देखो दोनों के बीच में एंगल कितना है जी, 180 डिग्री हो गया। दैट्स व्हाट द पॉइंट इज, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर एंटी पैरेलल, दैट इज दिस इंप्लाइज एंगल बिटवीन वेक्टर्स इज 180 डिग्री। तो ऐसा अगर है तो उस केस में रिजल्टेंट कितना होगा। तो अब फिर कॉमन सेंस लगाओ। अगर मान लो कि कोई बंदा इसको 5 न्यूटन से इधर धक्का दे रहा है, यानी कि 5 न्यूटन से कोई इधर धक्का दे रहा है, और कोई 20 न्यूटन से इधर धक्का दे रहा है, तो ये बॉडी किधर जाएगी, 15 न्यूटन, ये बड़ा है ना इससे, तो ये 15 न्यूटन की वजह से किधर जाएगा, इधर जाएगा, यानी कि बड़े वाले वेक्टर के डायरेक्शन में जाएगा। छोटा वाला अपोज कर रहा है तो वो बड़े में से छोटा वाला का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो गई, माइनस हो गया, और फिर रिजल्टेंट कुछ ऐसे आ गए। तो कॉमन सेंस हमें पता है कि रिजल्टेंट 15 होएगा। तो नाउ वी आर इंटरेस्टेड कि जो ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है क्या उससे भी ये रिजल्ट आएगा, आंसर इज यस। देखो यहाँ पे नाउ सिंस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का जो मॉड का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, वो लिखते हैं हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये लिखते हैं हम लोग, ठीक है जी। तो उस केस में अगर एक स्टेप हम आगे बढ़ जाए, इफ वी गो लाइक दिस,
और थीटा हमें पता है कि दोनों के वेक्टर के बीच में एंगल 180 डिग्री है, तो इसलिए a प्लस बी वेक्टर का जो मॉड है वो हमारा होगा कितना, हाउ मच दैट मॉड इज गोइंग टू बी देयर. सो इफ यू टॉक अबाउट दिस इज समथिंग लाइक a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab एंड cos 0 की जगह पे cos थीटा की जगह पे cos 180 डिग्री लिखना पड़ेगा. और cos 180 डिग्री इज -1, तो ये क्या बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab आ जाएगा. cos 180 की वैल्यू मल्टीप्लाई करने पे आ गया जी, हमारे पास ये रिजल्ट आ गया. नाउ द पॉइंट इज कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b का मॉड, ये रिजल्ट आ गया जी. वेक्टर a का मॉड का स्क्वायर वेक्टर b के मॉड का स्क्वायर माइनस 2ab, ये रिजल्ट आ गया. दिस इज आवर मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर. अभी इसको और सॉल्व करें तो अब देखो, इसको हम a माइनस बी का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं और इसको b माइनस ए का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं. हमारे पास दो दो ऑप्शन है. सो वी कैन कॉल इट लाइक, एक बार ऐसे लिख देते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख देते हैं. राइट, एक मिनट. तो एक बार इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं, ठीक. और दूसरी बार हम और ऐसे लिख देते हैं, वी कैन ऑल्सो राइट b माइनस ए का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं. सो फाइनली ये रिजल्ट क्या आएगा, a माइनस बी कह दो या b माइनस ए कह दो. यानी कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b का जो मॉड आएगा वो इन दोनों में से कोई एक होएगा, डिपेंडिंग कि दोनों में से कौन बड़ा है. तो हम लोग यहीं से देख लेंगे कि यार ये 20 न्यूटन वाला बड़ा है, ए बड़ा है, तो हम ये रिजल्ट लिख देंगे. अगर बी बड़ा होगा तो ये रिजल्ट लिख देंगे. यानी कि ये दोनों रिजल्ट वैल्यूएबल है, दोनों रिजल्ट एक्सेप्टेबल है. बट ये तब होएगा जब ए का मॉड बड़ा होगा, ये तब होगा जब बी का मॉड बड़ा होगा. तो दैट इज व्हाट द पॉइंट इज, ए प्लस बी का मॉड इज दिस. तो अब हम यहाँ पे कुछ लोग ना एक थ्योरम बना के कहते हैं, प्रूव दैट देयर आर टू वेक्टर्स का रिजल्टेंट का मॉड दोनों वेक्टर्स के मॉड के प्लस होता है. ऐसे इसका मतलब कि वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन. कुछ कहेंगे कि व्हेन टू वेक्टर्स का रिजल्टेंट का मॉड दोनों वेक्टर के मॉड के डिफरेंस से निकाला जाएगा, इसका मतलब कि वेक्टर्स क्या है, अपोजिट डायरेक्शन. दैट इज व्हाट द पॉइंट इज. तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a प्लस बी वेक्टर का मॉड कैन ऑल्सो बी रिटन एज a का मॉड माइनस बी का मॉड. और वी कैन राइट, यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट डाल दो, और ऐसे भी लिख सकते हैं b का मॉड माइनस a का मॉड. लेकिन आपको पता होना चाहिए तब लिखना जब a का मॉड बड़ा होगा, यानी कि जब a का मॉड बड़ा हो तो ये लिखोगे, b का मॉड होगा तो ये लिखना पड़ेगा. और a प्लस बी का डायरेक्शन किधर आएगा जी, तो आप तो कह ही रहे हैं कि जो बड़ा होगा उसके डायरेक्शन में होगा. तो यू विल राइट a प्लस बी वेक्टर, ये जो वेक्टर आएगा इज पैरेलल टू वेक्टर a इफ वेक्टर a का मॉड ग्रेटर देन वेक्टर b का मॉड, a के डायरेक्शन में आएगा. और यू कैन से वेक्टर a, इसका इंक बदल के लिख दे थोड़ा, और वी आर सेइंग और वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज पैरेलल टू वेक्टर b कब, इफ b का मॉड इज ग्रेटर देन वेक्टर a का मॉड. तो ऐसे हो जाएगा. तो इस तरीके से हम लोगों ने ये भी सीख लिया और ये भी सीख लिया. वी नो दैट की हाउ टू लाइक सीधा सीधा अपोजिट डायरेक्शन में. तो अब हम इतना कुछ नहीं करेंगे, सीधा a माइनस बी या b माइनस ए होगा जो वो कर लेंगे, और डायरेक्शन भी हमें पता चल गया, और सेम डायरेक्शन में हो तो ये कर लेंगे. तो ये दो केसेस हमने यहाँ पे कर लिए. नाउ विल बी डूइंग द अनदर टू केसेस वी हैव टू डू, राइट. द स्मॉल तो सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन को हमने डील कर लिया. So let's go for the third case here now. So we are entering into case 3, right? Case 3. So we are saying that. So now we are doing this case 3, and that is two vectors which are mutually perpendicular. तो मैं आपको एक केस दिखाना चाहूंगा. I would like that कि आप जरा इसको ऐसे देखें कि सपोज कर लो कुछ इस तरीके की कोई बॉडी हो, जस्ट टू मेक यू फील कि ये क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग. कुछ इस तरीके की कोई बॉडी ले लो आप, और आप बोलो कि इस बॉडी को कोई बंदा कह रहा है कि मैं इसको इस डायरेक्शन में पुल कर रहा हूँ, समथिंग लाइक दिस. और कोई दूसरा बंदा आया जी, बोले कि नहीं मैं तो इसको ऐसे खींचूंगा जी, कुछ इस तरीके से खींचूंगा, समथिंग लाइक दिस. ये इधर खींचना चाह रहा है, लाइक दिस.
अब अगर आपसे पूछा जाए कि अगर ऐसा है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो बताओ ये बॉडी, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पूछा था कि बताओ भाई ये बॉडी किस डायरेक्शन में जाएगी, जैसे यहाँ पे सवाल था, तो हम लोग इस तरीके का सवाल होगा तो ठीक है, जो बेसिक पढ़ रखा वहां से तो हम कर ही सकते हैं। ये आपको स्पेशल रिजल्ट्स क्यों पढ़ाए जा रहे हैं, क्यों ये रिजल्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं, ताकि आप क्वेश्चन सॉल्व करने में डायरेक्टली आपको स्पेशल केसेस मालूम होंगे तो डायरेक्ट आप चल पाएंगे, जल्दी जल्दी कर पाएंगे, आपके स्टेप्स स्क्वीज हो जाएंगे और आप रिजल्ट तक जल्दी पहुंच पाओगे। तो मैं अगर यहाँ पे कोई बॉडी है, दिस इज अ बॉडी, और उस बॉडी पे किसी ने बोला हेलो मैं इसको सपोज करो 5 मीटर पर सेकेंड से, चलो यार फोर्स के फॉर्म में समझो, 5 न्यूटन से मैं इसको इधर खींच रहा हूँ और 20 न्यूटन से या 12 न्यूटन से मैं इधर खींच रहा हूँ, तो बताओ ये बॉडी किधर जाएगी, इन व्हाट डायरेक्शन दिस बॉडी विल। तो आप फिर पैरेललोग्राम लगाओ, इसको उठा के यहाँ रखो या इसको उठा के रखो, रिजल्टेंट बना दो। तो आप जल्दी जल्दी अगर आप ये कर भी दोगे, इफ यू डू लाइक दिस, ठीक है मैं कर देता हूँ जल्दी जल्दी कि भाई ये इसके बराबर हो गया, राइट, आई हैव टेकन दिस वेक्टर, और फिर एक दूसरा वेक्टर आप यहाँ से ले लो, बोलो कि ओके ये वाला जो वेक्टर है हमारा, ये इसके जगह पे आ गया, इसके जगह पे ये आ गया, और ये इनका रिजल्टेंट हुआ जी। तो आप पैरेललोग्राम लॉ से तो सीधा सीधा बता ही सकते हो कि ये कितना डायरेक्शन होगा और क्यों होगा, दैट यू कैन टेल फ्रॉम हियर कि ओके दिस इज 5 न्यूटन, 12 न्यूटन, ये भी 12 हो गया, राइट, ये 5 है तो ये भी 5 न्यूटन हो गया। अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया इधर से या इधर से, तो हम इसको निकाल लेंगे। हम कह रहे हैं कि सीधा सीधा एक रिजल्ट क्यों ना पढ़ने की, जब दो वेक्टर 90 डिग्री पे होते तो क्या होता है। सो व्हेन वेक्टर ए, केस पढ़ रहे हैं केस 3, वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर, वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, यानी ए और बी दो वेक्टर हैं और वो दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर, केस 3 पढ़ रहे हैं हम, वेक्टर ए वेक्टर बी के परपेंडिकुलर, दैट इज एंगल बिटवीन वेक्टर्स, एंगल बिटवीन वेक्टर्स इज 90 डिग्री, यानी कि वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, दैट इज वेक्टर्स आर, जो दो वेक्टर की बात करें, वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तब आप क्या करोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, विल टेक दिस वन वेक्टर, सेकंड वेक्टर विल डू इट लाइक दिस। आप तो आपके पास इसी कॉन्सेप्ट को समझ लो कि कुछ इस तरीके से बोला है, ओके दिस इज वेक्टर ए, राइट, एंड द अनदर केस इज दैट देयर इज अ वेक्टर बी, और उस केस में कोई बोले कि ए और बी का रिजल्टेंट बताओ, तो हम क्या करेंगे, विल जस्ट टेक दिस पर्टिकुलर, भाई यहाँ से इसके पैरेललोग्राम बनाना हमने सीखा हुआ है, ये पैरेललोग्राम बनाएंगे इस तरीके से, एंड देन विल टॉक अबाउट इट लाइक, और अब हमने यहाँ पे क्या कर लिया जी, दिस इज ओ, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, ये ओ है और ये बी है। तो अगर ये वेक्टर बी है, इफ दिस इज वेक्टर बी, ये भी वेक्टर बी है, ये भी वेक्टर ए है, आपको पता है कि ये रिजल्टेंट होगा, यू नो द रिजल्टेंट विल बी दिस, तो आपने इसके रिजल्टेंट को बोला कि ये रिजल्टेंट होगा और हमें ये निकालना है, और आपको पता है कि इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है। तो अब आपको इस केस में क्या करना है, ये बी है, ये है 90 डिग्री है, तो डायरेक्टली अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कर सकते हो ना, बस दैट्स ऑल। अब हम इसको लिख के दिखा रहे हैं यहाँ पे, लाइक देर आर टू वेक्टर्स, देर आर टू वेक्टर्स, टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी which are mutually perpendicular, which are mutually perpendicular. So if mutually perpendicular, perpendicular, then vector a plus vector b का mod जो होगा वो क्या होगा, that will be under root of vector a के mod का स्क्वायर, vector b के mod का स्क्वायर प्लस 2a vector b, एंड हमें cos थीटा यहाँ पे cos 90 डिग्री लिख देंगे, cos 90 डिग्री बोले तो 0, so this is a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये cos 90 0 होने से पूरा क्या हो गया, 0 हो गया। So what has come here, a square plus b square, यही ऐसे आता ना अगर आप 90 डिग्री लेके चलते तो आपके पास ये सीधा सीधा रिजल्ट आ गया कि अगर दो वेक्टर 90 डिग्री पे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते, इनके रिजल्ट्स को आप मतलब
अगर आप इग्नोर करेंगे तो यू विल बी कंसिडर्ड एज अ वेरी फुलिश पर्सन, राइट? लुक एट दिस हियर. I want you to give importance to these results, right? इन results को आप importance दीजिए. And this is what we have got it here. अगर हमारे पास दो वेक्टर 90 डिग्री पे हैं तो ये हमारे पास a प्लस बी का मॉड आया. a प्लस बी का मॉड इज दिस, सीधा सीधा. और उस केस में लाइक ये तो थीटा हुआ करता था और ये है अल्फा, तो टेन अल्फा निकालने जाओगे तो क्या होगा? दिस टेन अल्फा इज इक्वल टू, विल से a sin 90, क्योंकि अब तो दिस अपॉन b प्लस a cos 90 लिखना पड़ेगा. a cos 90, cos 90 तो जीरो होता है तो ये तो जीरो हो जाएगा, sin 90 1 होता है, so this is a by b. So alpha is equal to what? Tan inverse of a by b. This is what we have got it here as a result, right? Tan inverse of a by b. तो ये सीधा सीधा ये a दिख रहा है, b दिख रहा था, तो यहाँ से भी दिख रहा था कि ये tan inverse of a by b होगा. तो अगर दो वेक्टर 90 डिग्री पे हैं तो उनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड सीधा ये होगा और उसका डायरेक्शन वेक्टर बी के साथ निकालें तो ये होगा. और अगर बीटा निकालते हैं आप, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू फाइंड दिस एंगल बीटा, तो टेन बीटा लिखते हैं तो आप क्या लिखते हैं? टेन बीटा इज इक्वल टू बी बाई ए लिखते हैं. तो बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? टेन इनवर्स ऑफ बी बाई ए. सो यू कैन राइट दिस वे और दिस वे. तो दो वेक्टर अगर 90 डिग्री पे हैं तो डायरेक्ट ऐसे तो ये तीन केसेस हम कर लिए. ये तीन केसेस तो आपको एक तरीके से हर जगह स्कूल में भी पढ़ा दिया जाता है. अब जो आपको एक केस पढ़ाया जा रहा है, ये केस वही बच्चे, ये केस जो पढ़ाया जा रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. उसका रिजल्ट अगर आप याद रखेंगे तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी सॉल्व कर पाएंगे. सो दैट इज अ वेरी स्पेशल केस फॉर यू, राइट? दिस इज केस 4, राइट? तो हमने ये कहा कि टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, टू वेक्टर्स टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड का रिजल्टेंट निकालना. तो ऑब्वियसली आप कोई दो वेक्टर चूज कर लो, यू चूज टू वेक्टर्स. एक वेक्टर आप ये ले लो, बोलो ये लो, ये एक वेक्टर है हमारे पास. लो जी, अब ये वेक्टर बिल्कुल इसके पैरेलल दिखाएंगे हम, समथिंग लाइक दिस. दिस विल कम लाइक दिस, लाइक दिस. या अब बोला कि अच्छा, अब अगर ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी है, ऐसे दिखा दिए, तब अब आप क्या करेंगे भाई? क्या आप कह रहे हैं कि ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी है और ये इनके बीच का एंगल थीटा है. तो हाउ यू बी सॉल्विंग दिस क्वेश्चन? तो ठीक है, फिर से आप पैरेललोग्राम बनाइएगा और सॉल्व करिएगा. पूछेगा तो ओके, ये वेक्टर कुछ ऐसे आ गया, इसके पैरेलल हो गया, राइट? और एक दूसरा कलर लेके आप दिखा दे कि कुछ ऐसे आप ये ले लो और ये जो होगा ये रिजल्टेंट कहलाएगा, ये हमारा रिजल्टेंट होगा. ऐसे मान लो अगर ये ए है बी है तो कुछ ऐसे ही बनेगा ना भाई, कि आप ए के ऊपर ये बी लगा दो या बी के ऊपर ए लगा दो. आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग. ये अगर ये बी वेक्टर है तो ये ए वेक्टर है, ये बी है, ये बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर, तो ये ए वेक्टर हो गया और ये बी वेक्टर हो गया हमारा, इसका एरो इधर की तरफ है, तो ये हमारा ए प्लस बी होगा. तो हम पैरेललोग्राम बना के तो कर ही सकते थे, लेकिन हम तो स्पेशल केसेस बना के सीख रहे हैं. तो स्पेशल केस बना के सीखेंगे तो देखो क्या होगा. नाउ लुक एट दिस, यानी कि आपके पास वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है और उन दोनों के बीच में एंगल कितना है? थीटा है. तो अब मैथमेटिकली क्या होगा? सो वी नो दैट राइट, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड का फॉर्मूला होता है आपके लिए ए स्क्वायर, यानी कि अब तो बैठ जाएगा दिमाग में क्योंकि ये फॉर्मूला होता है 2ab cos थीटा. ऑलराइट, अब यहाँ पे क्या है कि वेक्टर ए का जो मॉड है वो वेक्टर बी के मॉड के बराबर है. तो जब दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर तो हम दोनों को ए भी मान सकते हैं और बी भी मान सकते हैं. लेट सपोज यहाँ पे ए मान, लेट ए, हम बी भी लिख सकते थे या कुछ और भी लिख सकते थे, जो भी था.
तो हमने ए का मॉड बी का मॉड को ए मान लिया। तो अगर ऐसे मान लिया तो अब यहाँ पे ये क्या फॉर्मूला बन गया, दिस विल बिकम ए स्क्वायर, फिर बी को भी आप ए रख दोगे, फिर ये क्या बनेगा ए यानी कि 2a स्क्वायर एंड दिस इज कॉस, दैट्स हाउ इट इज। तो अब ये क्या बन गया हमारे पास, दिस इज 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। अब आप सब लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ ही रहे हैं, इसमें 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। और आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये लिख रहा हूं मैं यहाँ पे अलग कलर से, cos 2 थीटा, cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ से देखो 1 प्लस cos 2 थीटा क्या होगा, दैट विल बी 2 cos स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 प्लस cos थीटा क्या होगा, यहाँ पे देखो cos 2 थीटा है, ये cos 2 थीटा है तो 2 cos स्क्वायर थीटा है। अब यहाँ पे cos 2 थीटा की जगह cos थीटा आएगा तो ये आएगा 2 cos स्क्वायर ऑफ थीटा बाई 2। cos 2 theta is 2 cos square theta minus 1. So 1 plus cos 2 theta is what? 2 cos square theta. So 1 plus cos theta is 2 cos square theta by 2. ये ऐसे समझ लिया। फिर उसी तरह एक फॉर्मूला और हम लोग इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा। तो अगर sin थीटा पूछा जाए तो ये क्या होगा, 2 sin ऑफ थीटा बाई 2 cos ऑफ थीटा बाई 2। तो 2a स्क्वायर 1 प्लस cos थीटा। तो ये क्या हो गया जी, यहाँ पे ये 2 स्क्वायर है, ये 1 प्लस cos थीटा हो गया। तो आप इसके जगह पे क्या लिख दो, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 रख दो। तो ये रिजल्ट क्या बन गया, 2a स्क्वायर एंड दिस इज 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, ऐसे। अब इनका बाहर निकालोगे तो क्या होगा, 2 से बाहर क्या आ गया, 2 आ गया, राइट, फिर a आ गया एंड यहाँ cos ऑफ थीटा बाई 2 आ गया। तो जी वेक्टर a प्लस वेक्टर b का ये डायरेक्ट, लेकिन ये फॉर्मूला डायरेक्ट तो लिख दिया गया, लेकिन ये डायरेक्ट किस केस में, when the vectors are of same magnitude, तब ये बात सही होगी। वेक्टर जब सेम मैग्नीट्यूड को होंगे एंड उनके बीच में एंगल जो भी हो, थीटा हो, दैट थीटा कैन बी एनी वैल्यू, राइट। जरा सोचो अगर थीटा 180 डिग्री होते हैं, यानी कि दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, जरा पहले इस पे देखो, मान लीजिए ए और बी दो इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर, तो रिजल्टेंट जीरो होना था यहाँ पे। तो क्या ये फॉर्मूला, अगर ए और बी दो वेक्टर हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे cos थीटा बाई 2 है, अगर थीटा को 180 डिग्री रख दे रहे हैं तो क्या होगा, cos 180 बाई 2 दैट इज cos 90, cos 90 क्या होगा, जीरो, यानी कि हाँ रिजल्ट जीरो आ रहा है, यानी कि ये वेरीफाइड रिजल्ट है। तो इस तरीके से दो वेक्टर अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के हो तो डायरेक्टली हम उनके रिजल्टेंट को वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के मॉड को 2a cos थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। दिस इज व्हाट वी कैन डू इट हियर। नाउ द पॉइंट इज कि अब जो ये वेक्टर आया उसका मॉड तो आ गया, राइट, और जहां इस पे ए क्या है, दोनों में से किसी एक का मैग्नीट्यूड है, लाइक ए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड जो आया ट्वाइस ऑफ दिस। तो यहाँ पे ये भी देखना, व्हाट इज ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर वेक्टर, दोनों में से किसी एक की बात कर लो। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ट्वाइस ऑफ, यहाँ देखो आई एम राइटिंग मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर वेक्टर, magnitude of either, twice of magnitude of either vector into cos of half angle, cos of half, so this is twice of magnitude of either vector, दोनों में से किसी एक का magnitude into cos of half angle। तो हम ऐसे भी याद रख सकते हैं। now we are interested to find कि जो ये resultant vector होगा उसका direction क्या होगा, so we are interested to find tan alpha। तो ये टेन अल्फा के लिए मैं एक बॉक्स बनाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो सारा रिजल्ट टेन अल्फा का उसी बॉक्स में लिखा हुआ जाए। तो मैं यहाँ एक बॉक्स बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और इसी में हम ये टेन अल्फा का रिजल्ट लिखना चाहते हैं, ठीक है, इसी में लिखना चाहते हैं, इसी के अंदर लिखना चाहते हैं। So let's see, can I adjust this or not? So we know like WKT, मतलब we know that tan of alpha is, आपने बोला ना a sin थीटा लिखेंगे हम, a sin थीटा और नीचे लिखेंगे b प्लस a cos थीटा, करेक्ट। तो a और b दोनों बराबर है यहाँ पे, तो यानी कि ऊपर भी a नीचे भी a प्लस a ऐसे होगा,
एक स्टेप में ए साइन थीटा और अगले स्टेप में आप ए कॉमन कर लेंगे और 1 प्लस कॉस थीटा ऐसे लिख देंगे। अब ए और ए दोनों कट जाएगा तो ये क्या आएगा जी, साइन थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा। अब जो साइन थीटा आया इसके जगह पे आप ये लिख दो, टू 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 साइन ऑफ थीटा बाई टू कॉस ऑफ थीटा बाई टू ऐसे लिख दो। और 1 प्लस कॉस थीटा की जगह पे क्या लिख दो, 2 कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा बाई। अब आप जरा जो काटने लायक चीजें हैं उसको काटो। सी आई एम यूजिंग व्हाट, पहले तो मैं इस ए और ए को काट दे रहा हूँ और अब मैं कॉस थीटा बाई टू को इसके स्क्वायर से काट दिया ऐसे, तो बचा, और ये टू टू भी काट दिया तो बचा गया साइन ऑफ थीटा बाई टू कॉस ऑफ थीटा बाई टू, तो ये क्या आया, टेन ऑफ थीटा बाई टू। और इधर क्या है जी, टेन अल्फा आ गया। क्या आया ये, टेन अल्फा। देखो ये फंस गया यहाँ पे कोई बात नहीं। सो दिस इज, सो this is tan of alpha. So this tan alpha is equal to tan alpha is equal to tan alpha is equal to tan of theta by 2. तो अब यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, थीटा बाई टू। इसका मतलब कि जो वेक्टर है वो बी के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा बाई टू। तो और ये टोटल एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा बाई टू। सो इफ यू नो दिस एंगल इज थीटा बाई टू, राइट, एंड दिस टोटल एंगल इज थीटा, तो ये भी थीटा बाई टू होगा। इसका मतलब कि ये वेक्टर होएगा कहाँ पे, यानी कि दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल है उसका जो एंगल बाइसेक्टर है उसके अलोंग होएगा। सो व्हाट यू लर्नड हियर, ये टू वेक्टर्स जब इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं तो उसका रिजल्टेंट ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर वेक्टर इनटू कॉस ऑफ, यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कोसाइन ऑफ हाफ एंगल होगा, एंड रिजल्टेंट इज अलोंग एंगल बाइसेक्टर, एंड रिजल्टेंट इज अलोंग एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर के डायरेक्शन। तो समथिंग लाइक दिस, यानी कि इस पे एक, अगर ये 10 न्यूटन होता और ये 10 न्यूटन होता और ये एंगल 120 डिग्री होता, आई रिपीट 10 न्यूटन और 120 डिग्री होता है, तो यहाँ क्या लिखते, 2 इंटू 10 इंटू कॉस ऑफ 120 बाई 2, सीधा करके सॉल्व कर देते। तो ये हमने चार रिजल्ट्स हमने पढ़ लिए। इसके ऊपर मैं आपको एक छोटा सा, मतलब इस पे दो केसेस, यानी कि दो छोटे छोटे न्यूमेरिकल करके दिखा रहा हूँ, और वो आप याद रखें तो और भी बेहतर होगा। लेट्स सी हियर, मतलब ऐसे भी देख लें। सपोज करो मैंने एक वेक्टर ये लिख लिया और एक वेक्टर बोला जी इतने ही मैग्नीट्यूड का, इतने ही मैग्नीट्यूड का ये ले लिया, ठीक है, और बोला कि इनके बीच में एंगल 120 डिग्री। एक केस तो ये लिखा, दूसरा केस हम लोग ऐसे ले लेते हैं। सपोज एक वेक्टर ऐसे ले लिया हमने, दिस इज वन वेक्टर लाइक दिस, राइट, और दूसरा वेक्टर हमने यहाँ से बोला कि, दूसरा वेक्टर हमने यहाँ से ले लिया कुछ इस तरीके से, राइट, या 150 डिग्री कर देते हैं, सेम मैग्नीट्यूड का, बट द एंगल इज 150, राइट। और so this is vector A and vector B, और यहाँ पे A का मॉड B के मॉड के बराबर है, एंड इनके बीच में ये एंगल 150, एक केस ये। दूसरा ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, दोनों का मॉड बराबर है, A का मॉड B के मॉड के बराबर है, इसको आप A लिख लीजिए। यहाँ भी आप A के B और B के मॉड को आप A लिख लीजिए। अब यहाँ देखिए ये एंगल 120 मान लीजिए, राइट, और लेट सपोज ये 10 न्यूटन दे रखा है, इसको आप एक छोटा सा गोला बना के रखिए कि बड़ा ही स्पेशल केस की बात हो रही है, ये 10 न्यूटन आपने मान लिया। तो इस केस में इसकी वैल्यूज क्या होगी, और यहाँ पे इसकी भी कुछ वैल्यूज मान लेंगे। लेट सपोज विल चेक इट ऐसे। देखो मैंने क्या दिखाना है आपको। लेट सपोज मैंने बोला दिस ए इज इक्वल टू, यहाँ पे 20 न्यूटन रख लिया, यहाँ पे 10 न्यूटन रख के मैंने केस कर रहा,
तो अब यहाँ पे अगर a प्लस बी का मॉड अगर हमसे पूछा जाए तो क्या होगा, 2 इंटू 10 इंटू कॉस ऑफ 120/2. So this is 2 into 10. Cos 60 degree is 1/2. कट कटा के क्या आ गया 10. कमाल है ना कि अगर दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड का एक दूसरे 120 डिग्री पे होते हैं तो जो रिजल्टेंट आता है वो भी उनके मैग्नीट्यूड के बराबर ही होता है. ये बट एंगल उनके बीच में 120 डिग्री होना चाहिए. यानी कि अगर आप पैरेललोग्राम बनाते यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे पैरेललोग्राम बनाते, इफ यू कुड हैव मेड पैरेललोग्राम समथिंग लाइक दिस, अगर एक पैरेललोग्राम बनाते, ठीक है, और फिर कहते कि देखो ये पैरेललोग्राम बना नहीं, सो जस्ट फॉर अ व्हाइल तो अब मैं इसको चाह रहा हूँ कि पैरेललोग्राम बना के आपको दिखाऊं. अगर हम इसको पैरेललोग्राम बनाते समथिंग लाइक दिस, तो ये पैरेललोग्राम बनता है. लाइक दिस. और अब साफ साफ दिख रहा है कि जो ये वेक्टर होएगा ये वाला, ये इनका रिजल्टेंट है. यू सी व्हाट यू आर एबल टू सी, अगर ये 10 न्यूटन है, ये 10 न्यूटन है, तो जो रिजल्टेंट आया ये भी सेम लेंथ का है समथिंग लाइक. तो जब एक रोम्बस बनता है, एक रोम्बस बनता है और यहाँ पे ये एंगल 120 डिग्री होता है, तो ये वाला डायगोनल भी उसी साइड के बराबर, उतने ही रोम्बस के उस साइड के बराबर हो जाता है. तो ये एक तरीके से दो वेक्टर अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के और उनके बीच में एंगल 120 डिग्री हो तो रिजल्टेंट सीधा सीधा उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर भी होगा. But this result is true and true only in case of when the theta is like, यानी कि a plus b का mod is equal to a का mod और equal to b का mod only if theta between a vector and b vector is 180 degree and साथ साथ a का mod is equal to b का mod. Right. ये कहानी समझना होगा. समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट which you are not supposed to forget. Right. तो ये एक अलग ही कहानी बन गई. ठीक है, हमने समझ लिया. ये शॉर्टकट रिजल्ट्स हैं जो आप याद रखेंगे तो आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे बहुत आसानी से. अब यहाँ पे अगर आप सॉल्व करने जाएंगे, इफ यू विल सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने इधर दिखा दिया, एक क्वेश्चन यहाँ दिखा दें, तो अब ये 20-20 तो है बट इनके बीच का एंगल कितना है जी, 150 डिग्री. तो अब अगर यहाँ पे a प्लस बी करने जाएंगे तो आप क्या होगा, 2 इंटू ए दैट इज 20 एंड कॉस ऑफ 150/2 दैट इज cos 75 डिग्री. तो 2 इंटू 20 cos 75 डिग्री की वैल्यू चाहिए आपको. राइट. सो 2 इंटू 20 एंड cos 25 मतलब √3 √3 minus 1/2 √2. So obviously this value is not equal to 20, no. सो ये ध्यान रखना है कि ये तब हो पाता है जब ये दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हो और उनके बीच का एंगल 120 डिग्री हो. नहीं तो भैया जब होगा तो जैसे जैसे 2ab cos थीटा लगा के करेंगे. और इस केस में रिजल्टेंट कहाँ होगा, इस केस में रिजल्टेंट, अब ये दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के तो हैं तो ऑब्वियसली बाइसेक्टर पे होएगा, तो 75 डिग्री के केस में यहाँ पे रिजल्टेंट बन जाएगा 75 डिग्री फ्रॉम हियर एंड 75 डिग्री फ्रॉम हियर, ये रिजल्टेंट आ जाएगा. एंड इफ यू लुक एट जो रिजल्टेंट आएगा, देखो जी ये 2 काट दो आप, यहाँ से काट दिया तो क्या आ गया 20 आ गया, ऊपर क्या आ गया √3 - 1 और नीचे कितना आ गया √2. यस, 2 तो आपने काट दिया, सो 20 √3 - 1 की वैल्यू क्या हो गई 1.73, यानी कि 1 से कम होगा 0.73 समथिंग, और √2 की वैल्यू क्या आ गई 1.4. तो ये जो डाटा सॉल्व करके लेके आओगे
दिस रेशियो इज लेस देन 1, यानी कि अब जो रिजल्टेंट आएगा वो 20 से क्या आएगा, छोटा आएगा। तो अगर एंगल 120 डिग्री है तो बराबर हो जाता है, मतलब ए और बी का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाता है। अगर 120 से बड़ा हो जाएगा तो ए और बी का जो मैग्नीट्यूड है इंडिविजुअल, उससे रिजल्टेंट छोटा आता है। और अगर ए और बी के बीच का एंगल 120 से छोटा होता जाएगा तो जो रिजल्टेंट आएगा वो ए और बी दोनों से क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है मैंने, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप वीडियो देख रहे हैं, इसको फिर से आप रिपीट करना इस लाइन को और सुनना, चूंकि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करने के ट्रिक हैं इतनी सी बात। सो नाउ वी हैव डन कि कैसे हम लोगों ने ये जो रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा, दो वेक्टर का कॉन्सेप्ट पढ़ा हमने, उसको कैसे अप्लाई किया और कैसे छोटे छोटे केसेस में उसको बनाते गए और ये हम रिजल्टेंट लेते गए। अब मैं आपके सामने एक दो क्वेश्चंस रखना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि आप उसको सॉल्व करके देखिए कि आप सीखिए कि कैसे सॉल्व कर रहे हैं। सो लेट मी टेक फ्यू वेक्टर्स, यानी कि दो का तो हमने रिजल्टेंट पढ़ना सीख लिया है, कैसे हम उस दो वेक्टर के रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला, जो कॉन्सेप्ट सीखा हमने, उसको हम दो से ज्यादा वेक्टर को सॉल्व करने में यूज कर सकते हैं। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न हियर नाउ, राइट? सो आई एम टेकिंग this line first, like as x axis and y axis. This I'm taking as a x axis, right? This is just a axis, and right, and then I'm using another y axis. Okay, I'm showing you the questions here कि हम जो कि जहाँ पे हमें बहुत सारे वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना होगा, और हमने सिर्फ दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना सीखा है अभी तक। तो क्या दो वेक्टर के रिजल्टेंट के कॉन्सेप्ट को बहुत सारे वेक्टर्स के रिजल्टेंट निकालने में इस्तेमाल कर सकते हैं? यस, अगर वेक्टर्स कुछ इस तरीके से दिए हुए हों कि वहां पे वो कॉन्सेप्ट अप्लाई हो सकता है तो डेफिनेटली इट कैन बी डन। सो आई एम गोइंग टू टेक वन क्वेश्चन, आई एम गोइंग टू शो हाउ दिस रिजल्ट्स आर बीइंग एप्लीकेबल देयर। तो मैंने यहाँ पे ये एक एक्स एक्सिस लिया, दिस इज प्लस एक्स एंड दिस इज माइनस एक्स एक्सिस, और यहाँ पे प्लस वाई एक्सिस है और दिस इज माइनस वाई एक्सिस, माइनस वाई एक्स, दिस इज माइनस वाई एक्सिस। और इस प्लस एक्स एक्सिस पे एक वेक्टर ए लिया और इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक वेक्टर बी लिया, फिर एक सी वेक्टर लिया जो बिल्कुल वाई एक्सिस पे नेगेटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, एक डी वेक्टर लिया जो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे को दिख रहा है, डी वेक्टर 38 डिग्री एंगल बनाते हुए, एक वेक्टर ई है जो कि एक दूसरे से दिस एंगल इज जस्ट ए मिनट, आई विल टेक दिस एंगल इज 30 डिग्री। ये वेक्टर जो ई है वो यहाँ से 30 डिग्री के एंगल बना करके रह रहा है। सो दिस एंगल इज 30, ये भी 30, ये 30 जो भी एंगल दे रखा है 30 डिग्री दे रखा है। तो और कहा जा रहा है कि वेक्टर बी और वेक्टर सी का जो मॉड है वो 20 यूनिट है, वेक्टर ए का मॉड जो है वो 15 यूनिट है, वेक्टर ई का मॉड 10 यूनिट है और वेक्टर डी का यूनिट, वेक्टर डी का मॉड 20 यूनिट है। यहाँ यूनिट लिखा हुआ है, यूनिट लिखने का मतलब ये हुआ कि भाई हमें नहीं बताया कि ये जो वेक्टर है कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है। ये कोई भी एक वेक्टर हो सकता है मोमेंटम वेक्टर हो सारे, हो सकता है सारे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो सकता है सारे वेलोसिटी वेक्टर हो सकता है सारे एक्सेलरेशन वेक्टर हो। मैंने आपको वेक्टर्स की लिस्ट बताई है, समवेयर 18 फिजिकल क्वांटिटी मैंने आपको दिखा रखा है इसके पहले वाले लेक्चर में। तो उन सारे वेक्टर्स का नाम आपको याद होना चाहिए। तो लेट सपोज उसमें से कोई भी एक वेक्टर के डिस्प्लेसमेंट है तो ये सारे डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है तो सारे वेलोसिटी। ऐसा नहीं हो सकता कि एक वेलोसिटी और एक एक्सेलरेशन और उसको कोई बोले सम करने के लिए या रिजल्टेंट निकालने के लिए, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। तो हमने ये सारे वेक्टर एक ही कोई फिजिकल क्वांटिटी है और सबका यूनिट हमने यूनिट लिख दिया, पता नहीं वो कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है। अब कहा जा रहा है कि अगर ये वेक्टर्स ऐसे दिखा रखे हैं तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस सी, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा और इसका डायरेक्शन कैसे निकलेगा। सो वी कैन यूज सम कॉन्सेप्ट ओवर हियर। कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे? तो यहाँ पे इक्वल मैग्नीट्यूड के कितने वेक्टर दिखाई दे रहे हैं? जो अभी लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा इक्वल मैग्नीट्यूड का, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। उसको सबसे पहले देखना चाहिए कि अगर ऐसी स्थिति है कि जहाँ पे वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं तो उनके रिजल्टेंट बड़ी आसानी से निकाले जा सकते हैं। तो हमने देखा कि ये 20 यूनिट है, एक बी और सी और एक ई, नहीं बी सी और डी, ये 20 और ये 20 है, ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। तो अगर इनके बीच का एंगल देखें हम तो ये कितना हो जाएगा, 90 प्लस 30 प्लस 30 150 डिग्री हो जाएगा। और इधर से देखें तो ये 120 डिग्री होगा। तो ये 120 डिग्री पे सॉल्व करने में अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा ना कि 120 डिग्री का एंगल होता है तो सीधा सीधा जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है, अगर दोनों वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं तो जो रिजल्टेंट होता है वो
उसका मैग्नीट्यूड इंडिविजुअल वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाता है और एंगल बाइसेक्टर पे होता है वो। तो हम लोग अब क्या कर रहे हैं यहाँ पे, लुक एट दिस, बी प्लस सी वेक्टर, बी प्लस सी वेक्टर, आई एम यूजिंग दिस बी प्लस, आई एम यूजिंग दिस बी प्लस सी वेक्टर को मैं ले रहा हूँ, बी प्लस सी वेक्टर, बी प्लस सी वेक्टर का मॉड अगर निकालना हो तो क्या होगा, फॉर्मूले के हिसाब से 2 इंटू 20 इंटू कॉस, टोटल एंगल कितना आएगा 120, so that is cos 120 by 2, that is cos 60, cos 60 is 1 by 2 यानी कि 20 यूनिट हो गया जी। पता है कि इसका और होगा कहाँ पे, बाइसेक्टर पे, यानी कि इन टोटल का एंगल कितना 120 डिग्री, तो बाइसेक्टर कितना होगा 60 डिग्री पे, यानी कि यहाँ से ये 30 है तो 30 इधर से दिखाते हुए हम इधर बनाएंगे एक वेक्टर। तो चलो हम एक वेक्टर बनाते हैं जो कि a प्लस बी प्लस सी को रिप्रेजेंट करेगा और यहाँ से रिप्रेजेंट करेगा बी प्लस सी। तो मैंने इसका कलर चेंज कर देना है ताकि आपको समझ में आए कि ये बी प्लस सी वेक्टर हमारा 30 डिग्री बनाते हुए कुछ इस तरीके से, दिस इज हाउ इट इज, राइट। हमने बोला कि ये हमारा बी प्लस सी वेक्टर आ गया, दिस इज बी प्लस सी। अब इस बी प्लस सी का देखो कुछ गलती हुई है, क्या गलती हुई है कि इसका मैग्नीट्यूड हम लोगों ने, बी प्लस सी का जो मैग्नीट्यूड है, इफ यू लुक एट दिस, बी प्लस सी का जो मैग्नीट्यूड है वो 20 यूनिट का होगा और हमने उसका लेंथ थोड़ा छोटा दिखा दिया। तो लेट्स लुक एट दिस, इसकी करेक्शन करें इसके लेंथ पे, सो विल टॉक अबाउट लाइक दिस, ये हमने इसका मैग्नीट्यूड ये दिखा, ओके जी। अब क्या करेंगे हम यहाँ से, ये बी है और ये सी है, इसको हमने लिख दिया बी प्लस सी लिख दिया, ये बी प्लस सी आ गया। अब ये जो बी प्लस सी वेक्टर है और जो ये ई वेक्टर है, बी प्लस सी और जो ई है क्या है, बी प्लस सी निकाल दिया आपने, ये 20 यूनिट आ गया। अब जो बी प्लस सी है 20 यूनिट है और जो डी है वो भी कितना है 20 यूनिट, और ये एंगल कितना डिग्री, आपने ये बोला 30 डिग्री होगा, यू सेड दैट दिस विल बी 30 डिग्री, ये 30 डिग्री होगा। तो ये एंगल भी कितना डिग्री होगा, ये एंगल होगा 60 डिग्री, और ये एंगल ये 30 है तो ये एंगल भी कितना है 60 डिग्री है। तो अब आप देख रहे हो कि बी प्लस सी और जो डी है ये भी 20 का है, ये भी 20 का है, और ये दोनों 60 और 60 डिग्री। इसका मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट, इसका और इसका रिजल्टेंट कहाँ आएगा, इस पे आ जाएगा। इन दोनों का रिजल्टेंट बड़ी आसानी से इस पे लिया जा सकता है, राइट, दिस इज व्हाट वी कैन डू इट। तो इसका रिजल्टेंट अगर हम इस पे लेंगे, बेटा इस क्वेश्चन के डाटा को चूज करने में ना हम लोगों से थोड़ी सी गलती हुई है। सो व्हाट वी नीड टू डू इज कि b प्लस सी का जो 20 यूनिट है, हम इस e का जो e वेक्टर, अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है ना मैं इस मेथड से, तो हमें इसके डाटा में थोड़ा करेक्शन करने की जरूरत पड़ेगी, और हम इस वेक्टर को वी हैव टू राइट लाइक दिस। हमने यहाँ पे एक छोटा सा चेंज किया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, अदरवाइज ये डाटा हमें थोड़ा गलत रिजल्ट की तरफ ले जाता है। जो ई वेक्टर है हमारा, हमने इस ई वेक्टर की भी जो वैल्यू रखती है वो 20 यूनिट है। तो बी प्लस सी तो हमारा 20 यूनिट आ गया, ये हमने बी लिया, ये सी लिया, ये बी प्लस सी आ गया हमारे पास, ये 20 यूनिट का रिजल्ट हमारे पास आ गया। ये 20 यूनिट और ये ई एक दूसरे के क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि बी प्लस सी वेक्टर इज एंटी पैरेलल टू, बी प्लस सी वेक्टर इज एंटी पैरेलल टू ई वेक्टर। ये वेक्टर और ये वेक्टर दूसरे के एंटी पैरेलल, तो ऑब्वियसली ये दोनों एक दूसरे को और इक्वल मैग्नीट्यूड के भी हैं, दे आर आल्सो ऑफ, ये भी 20 यूनिट का आया और ये ई भी 20 यूनिट का है। देयरफॉर क्या हो जाएगा, बी प्लस सी एंड प्लस ई, इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा 0। सो किसका किसका काम कर दिया हमने, ये वेक्टर जो है ले लिया, इस वेक्टर और इस वेक्टर का रिजल्टेंट ये बना, और ये आपस में कैंसिल हो गए जी, तो ये कैंसिल हो गए, तो ये हमारे पास से खत्म हो गया। आपको कहीं गलतफहमी ना हो कुछ इस तरीके का, राइट, तो इसलिए मैं ये एरो, यहाँ पे जो एरो डबल एरो दिख रहा है ये हटा दे रहा हूँ, राइट राइट। ये वेक्टर पहले से नहीं था, क्वेश्चन में ये वाला वेक्टर पहले से नहीं दे रखा है, तो ये तो आपने बी और सी का रिजल्टेंट निकाला, तो ये जो बी प्लस सी निकाला और जो ये ई वेक्टर है एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं, इक्वल हैं और अपोजिट डायरेक्शन में, तो उनका रिजल्टेंट क्या हो गया 0 हो गया। तो 1 2 का रिजल्टेंट ये आया और ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे, तो बचा कितना, आप दो वेक्टर बच गया आपके पास, एक वेक्टर ये बच गया और एक वेक्टर ये बच गया, एक वेक्टर ये बचा और एक वेक्टर ये बचा। तो अगले केस में आप इस डायग्राम को अगर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे,
Now look at this here. You take this as a x-axis and you take this as a y-axis. ठीक है, और अब आपके पास देखिए क्या हो गया यहाँ पे. तो आपने पता किया कि दिस वेक्टर और दिस वेक्टर का रिजल्टेंट ये और ये इसके साथ कैंसिल हो गया, तो 1 2 3 वेक्टर का रिजल्टेंट 0 हो गया. तो ये तो तीनों गायब हो गया, बच गया एक वेक्टर और एक वेक्टर ये बच गया. सो ए वेक्टर बचा है 10 न्यूटन का, 10 यूनिट का, और एक डी वेक्टर बचा है वो भी कितना यूनिट का, 20 यूनिट का. तो अब हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं उन वेक्टर्स को. तो हमने बोला ए वेक्टर है हमारे पास, ए वेक्टर है हमारे पास 10 यूनिट का, 10 यूनिट का. तो हमने यहाँ पे ए वेक्टर लिया 10 यूनिट का, बोला ये हमारा ए वेक्टर है, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज आवर ए वेक्टर, राइट. और एक दूसरा वेक्टर हमारे पास कौन था डी वेक्टर, जो कितने यूनिट का है, 20 यूनिट का है. तो हमने अब उस 20 यूनिट के वेक्टर को दिखा दिया, बोला ये 20 यूनिट का वेक्टर है हमारे पास इधर, और उन दोनों के बीच का एंगल अब कितना दिखा रहा है. नाउ वी कैन से दैट ओके ये कौन वेक्टर है ए, ये कौन बचा है डी, और बी प्लस सी प्लस ई, तो रिजल्टेंट उनका क्या हो गया, 0 हो गया. ये आपने लिख रखा है. तो अब देखो ये एक 10 यूनिट का वेक्टर है और एक 20 यूनिट का वेक्टर है, और इनके बीच में ये 30 डिग्री, और ये आपको पता है माइनस एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये प्लस वाई एक्सिस है, ये माइनस वाई एक्सिस है. तो अब कुल मिलाकर आपके पास दो वेक्टर बच गए ना जी, और ये 10 यूनिट का है, ये 20 यूनिट का, और ये टोटल एंगल कितना है 150 डिग्री का. तो अब आप क्या कर लीजिए, रिजल्टेंट निकाल दीजिए. तो आगे ना आप दो वेक्टर के रिजल्टेंट से सॉल्व कर दिया, यानी कि a प्लस बी का मॉड कितना निकलेगा, तो यू विल बी सेइंग 10 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 20 प्लस 2 इंटू 10 इंटू 20 इंटू वॉट, कॉस कितना 150 डिग्री. तो आप सॉल्व कर दीजिए यहाँ पे. सो दिस इज 100 प्लस 400, नाउ this comes out 400, और cos 150 डिग्री की वैल्यू चाहिए, यानी कि sin 60 डिग्री, cos 90 plus 60 is sin 60 degree, that is √3 by cos 150 degree, cos 150 degree is cos of 90 plus 60 degree. Now this comes out, ये रिजल्ट क्या हो गया हमारे पास, now this is 500 plus 400 बल्कि 200 √3, सॉल्व करके ऐसे लेके आया. अब आप यहाँ से इस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का क्या कर सकते हो, मॉड निकाल सकते हो. अब आपको सपोज कर लो इनका एक पैरेललोग्राम बनाओगे, और पैरेललोग्राम बना करके आप सपोज कर लो यू आर इंटरेस्टेड टू फाइंड दिस, राइट. अब बोलो कि ओके ये वेक्टर हो गया हमारे पास ए, ये डी वेक्टर जैसा हो गया, राइट. और आप और अब आपने बोला कि इसको ऐसे कनेक्ट कर देते हैं, ये हमारे पास वेक्टर आ गया और एक वेक्टर आपने ये दिखा दिया. सो एक जहाँ खत्म हुआ वहां से दिखा दिया, और ये कौन आ गया वहां वाली, ये हमारा रिजल्ट है. तो अगर आप इस डायग्राम में देखें तो आपके पास बहुत साफ साफ दिख रहा है कि आपको ये वाला एंगल चाहिए, यू वांट टू फाइंड दिस अल्फा. तो 10 अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, तो आपने ए के साथ लिया तो ऊपर यहाँ कौन बचा है डी, डी दैट इज 20 यूनिट, सो 20 इंटू क्या लिखोगे साइन 150 डिग्री, और नीचे क्या लिखोगे दैट इज 10 प्लस 20 कॉस 150 डिग्री. अब आप इसको सॉल्व कर दो और यहाँ से आप रिजल्ट निकाल लो. सो नाउ 20 you see here is like ये cos 150 डिग्री है, and cos 90 plus theta is minus sin 60, so this is minus √3 by 2. तो यहाँ पे एक माइनस √3 आएगा, तो ये रिजल्ट क्या हो गया हमारे पास, दिस इज नॉट प्लस, दिस इज माइनस. तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए. नाउ दिस इज इसको सॉल्व करके आप रिजल्ट निकाल लीजिए. नाउ हियर this is 20 sin 150 degree upon 10 plus 20 cos 150 degree. So this is 20 sin 150 degree is, that is sin 90 plus 60, that is 1 by 2. And now here, right, अगर हम इसकी बात करें तो 10 plus 20 और cos 150 अभी हमने लिखा minus √3 by 2.
तो -√3/2, सो दिस कम्स आउट, ऊपर 10 आ गया और नीचे क्या आ गया हमारे पास 10 माइनस व्हाट, दिस इज 10√3। तो ये 10 अल्फा की वैल्यू चली आएगी, यहाँ से आप निकाल सकते हैं 10 अल्फा। तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड दिस एंगल ऑल्सो, ये अल्फा भी निकाल सकते हैं। सो बच्चों अभी हम लोगों ने यहाँ पे दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ा, उस कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने यूटिलाइज कर लिया, और दो से ज्यादा वेक्टर अगर होते हैं तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकाला जाता है हम लोगों ने ये भी देख लिया। बट उसमें कंडीशंस है कि एक दूसरे वेक्टर के साथ रिजल्टेंट निकालना पॉसिबल हो पाता हो। लाइक अगर डाटा कुछ इस तरीके से दे दिया जाता है, जैसे ये b+c था, ये 20 है और ये 20, अगर ये 20 ना आकर के कुछ आ जाता है यहाँ पर रिजल्ट, तो फिर इसका जो रिजल्टेंट है वो कैंसिल होकर 0 नहीं होता। तो फिर शायद ये आप किसी जगह पे जा करके आपको कंपोनेंट लेना पड़ जाता है वेक्टर का। तो अगर डाटा ऐसा दे रखा हो कि बड़ी आसानी से स्मूथली ऑपरेशन हो सकता है तब तो ठीक है। अगर ऐसा डाटा ना दे रखा हो तब कैसे सॉल्व करेंगे, हाउ विल बी सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, मोर देन अगर वेक्टर्स हो तो उनके रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे। तो उस केस में दिस बच्चों ये एक्स एक्सिस है, अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी एंड दिस इज वेक्टर सी एंड दिस इज वेक्टर डी, somebody says that find vector a plus vector b plus vector c plus vector d, किसी ने बोला ये फाइंड करना, चार वेक्टर का रिजल्टेंट, और दी क्या रखा है कि वेक्टर b प्लस वेक्टर c, वेक्टर b नॉट प्लस c, आई शुड से वेक्टर b का मॉड 20 यूनिट, वेक्टर c का मॉड 20 यूनिट, तो मैंने बोला कि एक वेक्टर b दे रखा है, ये दिस इज वेक्टर b, दिस इज वेक्टर a, दिस इज वेक्टर c, दिस इज वेक्टर d दे रखा है यहाँ पे। सो वेक्टर b का मॉड 20 यूनिट, वेक्टर c का मॉड 20 यूनिट एंड वेक्टर d का जो मॉड है वो भी कितना है 20 यूनिट है, एंड दिस इज वेक्टर a का मॉड जो है वो है 15 यूनिट। बट मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन रखा है क्या, कि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, इस प्लेन में एक वेक्टर b है, एक वेक्टर c है, यहाँ पे वेक्टर d है और वेक्टर a है, and this angle is 60 degree and this angle is 30 degree, right, this angle is 30 degree and this angle is 30 degree ऐसे, and this is what given to you, यानी कि चार वेक्टर दे रखे हैं a b c d, a का मॉड 15, b का c का और d का सबका मॉड 20 यूनिट है। बोला कि फाइंड a प्लस b प्लस c प्लस d निकालो, यानी कि इन सारे वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालो। कैसे सॉल्व करेंगे, अभी तो हमने दो ही का रिजल्टेंट पढ़ा है। तो देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हाउ कैन वी डू दिस क्वेश्चन। तो कायदे से देखो कि यहाँ पे बी और सी को देखो तो ये कितने यूनिट के हैं, 20 यूनिट और 20 यूनिट का है। तो इनका रिजल्टेंट पहले निकालते हैं जो इक्वल मैग्नीट्यूड का। तुम कहोगे कि पहले सी और डी का क्यों नहीं निकाल लेते, हाँ वो भी कर सकते हैं। कोई कहे बी और डी का रिजल्टेंट क्यों नहीं निकाल लेते, वो भी कर सकते हैं। बट अगर किसी बच्चे के दिमाग में है कि पहले वो ए और डी का निकालेगा और ए और डी का रिजल्टेंट जब वो निकालेगा तो कहीं पे इधर आएगा, तो वो अपने लिए फिर ऐसी सिचुएशन खड़ा कर देगा कि जिससे कि वो इस कॉन्सेप्ट से तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। बट ये क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो सकता है, जो हमने पढ़ा उससे भी सॉल्व हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे b प्लस सी निकालते हैं। तो पहले b प्लस सी का मॉड निकालते हैं। b प्लस सी का मॉड कितना होगा जी, b का मॉड c का मॉड 20 यूनिट है, दोनों के बीच में एंगल कितना 120 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री हो गया। तो भाई b प्लस सी का मॉड है 2 इंटू 20 इंटू कॉस 120/2, तो ये क्या हो गया 2 इंटू 20 एंड कॉस 60 दैट इज 1/2, तो ये क्या आ गया 20 यूनिट आ गया जी। यानी कि b प्लस सी 20 यूनिट का होगा। और रिजल्टेंट कहाँ होगा उसका, b और c का रिजल्टेंट क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर पे। तो इसका मतलब आपको b और c का एक रिजल्टेंट बनाना होगा जो कि आप यहाँ से इस पे दिखाओगे। सो लेट्स सी, ये आपने यहाँ पे b से c बनो ये दिखा दिया, दिस इज आवर b2c वेक्टर, ये आपने कुछ इस तरीके से बना के दिखा दिया। तो ये हमारा b प्लस सी है। तो इसका मतलब कि आपने b प्लस सी वेक्टर को बोला b प्लस सी वेक्टर का मॉड आपका 20 यूनिट का है, और वो आपने दिखा दिया कि ये b प्लस सी हो गया। इसका मतलब अब इस b वेक्टर को दिखाने की और b सी वेक्टर कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो सॉल्व हो गए हमारे। तो यहाँ b प्लस सी आ गया, यानी कि अब हम इसको और इसको इग्नोर कर देंगे, इनको ध्यान नहीं देंगे।
तब अब हमारे पास क्या सिचुएशन बना, अगले डायग्राम में चलते हैं, लेट्स गो टू द नेक्स्ट डायग्राम, और वी कैन मेक इट हियर ओनली। यहीं पे फट से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना के देखते हैं हमारे पास क्या बना गया। तो यहाँ पे एक एक्स एक्सिस लिया, फिर इस पे एक वाई एक्सिस ले लिया, और हमने अब इस पे वेक्टर दिखा दिया। तो क्या दिखाया वेक्टर, बोला कि देखो जी बी प्लस सी वेक्टर हमारे पास एक है यहाँ पे, और एक डी वेक्टर है हमारे पास। सो बी प्लस सी वेक्टर ये रहा हमारे पास, दिस इज बी प्लस सी वेक्टर, ये बी प्लस सी वेक्टर है। और यहाँ पे आपको एक डी वेक्टर मिला जी, दिस इज अ डी वेक्टर ओवर हियर, यहाँ पे आपको एक डी वेक्टर मिल गया, और एक वेक्टर आपके पास ए है ही, देयर इज अ वेक्टर ए आल्सो, लाइक दिस इज हाउ यू हैव शोन इट। अब आप क्या करो, आप सीधा सीधा, बिना एरो का तो वेक्टर होता नहीं है, तो ये आपने दिखा दिया, बोला कि ओके दिस इज बी प्लस सी, राइट, व्हाट इज दिस डी वेक्टर एंड व्हाट इज दिस ए वेक्टर, एंड दिस एंगल इज 30 डिग्री। आपको पता है कि वो एंगल 30 डिग्री का है, तो अब आप बोले कि ये 30 डिग्री है, और b प्लस सी का मॉड 20 यूनिट है, और d का भी मैग्नीट्यूड कितना 20 यूनिट है, एंड दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। नाउ b प्लस सी वेक्टर इज इक्वल एंड अपोजिट टू d वेक्टर, दे आर इक्वल एंड अपोजिट, एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट है। देयरफॉर b प्लस सी प्लस d क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 0। इसका मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब क्या बच जाएगा, सिर्फ वेक्टर ए बच जाएगा। इसका मतलब कि अब अगर आप ये भी एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, वेक्टर ए बच जाएगा ना। तो यानी कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज इक्वल टू वेक्टर ए। ये हमारा सॉल्यूशन बन के आ गया, ये हमारा रिजल्टेंट हो गया, क्योंकि बाकी सब तो दूसरे से कैंसिल हो गए। समझ गए मेरी बात। तो ये आपको दिखाया। अब एक मजेदार बात आप देखिए, इसी क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको ये भी दिखा दिया कि अगर तीन वेक्टर हो लाइक बी सी एंड डी, और तीनों वेक्टर क्या है, इक्वल मैग्नीट्यूड के, और उनके बीच में एंगल कितना है, जैसे अगर ये 60 है, ये 60 है, तो ये 120 हो गया। अच्छा, इधर से भी ये पता है आपको, ये भी 30 डिग्री होगा, तो ये एंगल भी अगर देखो तो 120 हो जाएगा, और इधर से भी देखो तो 120 हो जाएगा। यानी कि अगर तीन वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हो और उनके बीच में एंगल 120 डिग्री हो, तो उनका रिजल्टेंट बी प्लस सी प्लस डी का रिजल्टेंट क्या है, 0 है ना। तो ये भी सवाल सेपरेटली पूछा जा सकता है। यहाँ पे हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि इफ थ्री वेक्टर्स three vectors of equal magnitude and separated by angle of 120 degree mutually, right, and all are in one plane, then their resultant is 0। तो ये भी आपने समझ लिया, राइट, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद भी रखना होगा, प्रूव करने भी आ सकता है। अब एक क्वेश्चन और करके देखते हैं हम। ये हमने अभी देखा आपने यहाँ पे जो भी रिजल्टेंट निकालने में क्या कॉन्सेप्ट यूज किया, इक्वल मैग्नीट्यूड वाला जो कॉन्सेप्ट पढ़ा वो यूज हुआ, और अपोजिट डायरेक्शन वाला कॉन्सेप्ट यूज हो गया। इस तरीके से हमने ये रिजल्टेंट निकाला। अब देखिए हम लोग क्या करने जा रहे हैं, वी आर वेरी कॉशियस टू चूज वेक्टर। तो और फिर वेरी कॉशियस टू चूज वेक्टर, कि कैसे उन वेक्टर्स को चूज किया जाए और कैसे उनका रिजल्ट निकाला जाए। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास एंड सी दैट। तो मैंने आप सबके सामने यहाँ पे एक एक्सिस पहले सिलेक्ट किया, बोला कि दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, ऐसे ले लिया। 45 डिग्री, दिस एंगल इज आल्सो 45 डिग्री, ठीक है। ए का मॉड, वेयर इज ए इज देयर, अब यहाँ पे लिखा जा रहा है गिवन है व्हाट, ए का मॉड इज 15 यूनिट और बी का मॉड is 20 unit and C का mod is 18 unit and D का mod is 12 unit, ठीक है। B हमने रखा है 20 और D हमने रखा है 12, C हमने रखा है 18 और F हमने जो रखा है वो है हमारा
दिस एफ इज इक्वल टू, एफ का जो मॉड है, राइट, ए बी सी डी। अच्छा अभी ई लिखना है, ई का मॉड हम लोग लिख देते हैं, ई का मॉड रख देते हैं, ई का मॉड रख देते हैं 20 यूनिट, ई इज 20 यूनिट। और एफ का जो मैग्नीट्यूड है, दैट आई हैव टू चूज लाइक, राइट, जस्ट अ मिनट, 26 यूनिट, I chooses 26 यूनिट, 26 यूनिट मैंने ले लिया, राइट, सबका मैंने यूनिट ले लिया, राइट। और दिस इज 45 45, तो ये ओबियसली 45 होगा। आपसे कहा जा रहा है फाइंड, क्वेश्चन है फाइंड, फाइंड ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, इन सारे वेक्टर्स का रिजल्ट। क्या करोगे आप सॉल्व करने के लिए? तो आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि जो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है उनको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए एक दूसरे से न्यूमेरिकल वैल्यू से, उनको पहले आसानी से सॉल्व करते हैं। तो देखो हमारे पास ऐसा करते हैं, बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। तो विल गो टू द नेक्स्ट पेज एंड फर्स्टली we'll choose this axis, say that this is x axis and this is y axis, we'll choose like this, ये हमारा x axis है और ये y axis है। और अब हम लोग उन वेक्टर्स को ड्रॉ करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये वेक्टर b और वेक्टर d, वेक्टर b 20 यूनिट, वेक्टर d 12 यूनिट, ये दोनों दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। तो क्या b प्लस d करेंगे तो वो क्या आएगा, क्योंकि दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो सीधा सीधा माइनस हो जाएगा 20 में से 12, दैट इज 8 यूनिट, यानी कि b प्लस d हमारे पास ये 20 यूनिट है एंड दिस इज। अब देखो कि हमने क्या किया कि यहाँ पे 20 एंड ये 20 है और ये 12 है, तो 20 और 12 का रिजल्टेंट ये बी और डी एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में। और आपने पढ़ा ना कि जब अपोजिट डायरेक्शन होता है तो बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करके फिर रिजल्टेंट निकालते हैं, और रिजल्टेंट बड़े वाले के डायरेक्शन में होता है। तो बी और डी का रिजल्टेंट किधर होगा, इधर होएगा। सो विल मेक अ वेक्टर हियर बी प्लस डी, बी प्लस डी वेक्टर बनाएंगे हम इस पे, और उसको दिखाएंगे कुछ इस तरीके से, ये हमारा बी प्लस डी, ये हमारा बी प्लस डी हो। और फिर हमने यहाँ पे देखा कि जो एफ वेक्टर है और जो सी वेक्टर है, एफ हमारा 26 यूनिट है और सी हमारा 18 यूनिट है। तो ये 26 बड़ा है किससे, इस 18 से, तो इनका भी रिजल्टेंट किधर आएगा, एफ की तरफ आएगा। एक वेक्टर ये भी दिखा देते हैं हम लोग यहाँ पे, शो दिस एफ वेक्टर ये। तो यहाँ पे एफ वेक्टर हमने ऐसे दिखा दिया, लाइक ये हमने। अब हमने ये दो वेक्टर दिखा दिए भाई आपके लिए, और ए और ई के बारे में अभी हम इसको एज इट इज रहने दिखा सकते हैं, ए और ई को एज इट इज दिखा सकते हैं, ए और ई को एज इट इज दिखा सकते हैं, और मैग्नीट्यूड बड़ा है उनका। तो हमें बोला ये हमारा ए वेक्टर है, राइट, और यहाँ पे हमने एक एक वेक्टर ऐसे लिखे, ई वेक्टर, समथिंग लाइक दिस। तो अब ऐसा करने से हमें क्या फायदा हुआ, राइट, यानी कि हमारे पास 1 2 3 4 5 6 वेक्टर थे, अब हमारे पास कितने वेक्टर हो गए, 4 वेक्टर। देखिए कौन कौन से, ये कौन है हमारा, ये है हमारा, दिस इज बी प्लस डी वेक्टर, तो दिस इज बी प्लस डी वेक्टर है, बी प्लस डी वेक्टर है। और ये कौन है हमारा, नो दैट इज सी और एफ है, तो सी और एफ का रिजल्टेंट दिया है, दिस इज सी वेक्टर प्लस एफ वेक्टर है आपका, एंड दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर ई, एंड यू नो दिस इज 45 एंड दिस इज 45, दैट्स व्हाट द पॉइंट इज। अब आप देखिए, तो पहले आप b प्लस डी की वैल्यूज लिखिए, b प्लस डी का मॉड कितना लिखेंगे, तो भाई 20 माइनस 12, दैट कम्स आउट 80 यूनिट, एंड c प्लस f का मॉड लिखिएगा आप, तो वो क्या आएगा, 26 माइनस 18, दैट इज 80 यूनिट। तो जो c प्लस f है और b प्लस डी है, ये आपने यहाँ पे दिखा दिया, एनी डाउट, नो। अब देखिए a और a कितना है, 20 यूनिट का है, आपने बोला ना a 20 यूनिट, a 15 यूनिट का है, और ओके। अब देखिए यहाँ पे a को हमने 15 यूनिट मान रखा है, अगर हम इसको, एक मिनट बच्चे,
सो नाउ हियर इन दिस क्वेश्चन ए हमारा 15 यूनिट है और बी हमारा ई जो है थोड़ा बड़ा है 20 यूनिट है, तो हमने यहाँ पे इन दोनों का लेंथ सेम दिखा दिया है यहाँ पे। तो ये थोड़ा हमें, तो ये आपको मानना पड़ेगा, ये चलो ये 20 यूनिट है, ये थोड़ा बड़ा है। ओके नाउ लुक एट दिस, सी प्लस ए और बी प्लस डी, ये दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, ये और ये। यस, तो अब इस कॉन्सेप्ट को अगर अप्लाई करें सी प्लस एफ और बी प्लस डी डी को, तो सी प्लस एफ वेक्टर जो आपका आया और जो सी प्लस एफ और बी प्लस डी वेक्टर जो है वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं या नहीं है? बिल्कुल है, परपेंडिकुलर है। और दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं कि नहीं है? बिल्कुल है। तो उनका रिजल्टेंट भी क्या होगा? बाइसेक्टर पे आएगा, यानी कि सी प्लस एफ एंड प्लस बी प्लस डी, यानी कि इन दोनों वेक्टर को सम करके और जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा? 2 इंटू, दोनों का मैग्नीट्यूड कितना? 8 है, और फिर कॉस ऑफ 90/2 करोगे तो क्या आएगा? 2 इंटू 8 और कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री 1/√2, तो ये क्या रिजल्ट आ गया? तो दिस इज 8√2 आ गया। तो इसका मतलब एक 8√2 का वेक्टर आ जाएगा, इन दोनों को हटा दीजिए और यहाँ पे आप 8√2 का एक वेक्टर दिखा दीजिए। तो फिर से आप क्या करिए, यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। सो लेट्स सी, वी आर डूइंग दिस अगेन। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और अब हमने यहाँ पे कहा, राइट, अब हमने यहाँ पे कहा कि हमारे को यहाँ पे दो वेक्टर मिला जी। एक वेक्टर ए मिला जो 45 डिग्री पे है हमारे पास, एंड दैट इज ऑफ 15 यूनिट, राइट, दैट इज ऑफ 15 यूनिट, करेक्ट। यहीं पे हमारे पास ए कितना है? 15 यूनिट है। और जो सी प्लस ए प्लस बी प्लस डी से वो 8√2 है। तो यहाँ पे एक दूसरा वेक्टर भी है हमारे पास इसी लाइन पे, एंड दैट वेक्टर इज समथिंग लाइक दिस, ये ले लिए। और फिर तीसरा जो वेक्टर हमारे पास है वो ई वेक्टर है, समथिंग लाइक दिस, वो ई वेक्टर है। अब देखिए हमें क्या दे रखा है। तो अगर आप यहां से ये जो सी प्लस एफ प्लस बी प्लस डी जो आपने लिखा है, सी प्लस एफ, सी प्लस एफ प्लस बी प्लस डी, ये जो आया इन चारों वेक्टर का रिजल्टेंट कितना है? 8√2 आ गया। और डायरेक्शन क्या होगा? बाइसेक्टर पे, चूंकि देखो इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, तो भाई इनके बीच में 90 डिग्री है, तो बाइसेक्टर क्या होगा? यही होएगा। तो ये डायरेक्शन आया आपका। इसका कुछ, इस वेक्टर का नाम कुछ रख दें, लाइक ए बी सी डी ई एफ जी, तो हमने लिख लिया। लेट सपोज जी वेक्टर इज इक्वल टू सी प्लस एफ प्लस बी प्लस डी, ऐसे लिख लिया। यानी कि अब यहाँ पे आपने एक जी वेक्टर दिखा दिया, यहाँ कौन दिखा दिया? ए वेक्टर, और यहाँ कौन दिखा दिया? ई वेक्टर, ये ई वेक्टर। तो आपने एक इन चारों का बना दिया। अब जी वेक्टर और ए वेक्टर क्या है? सेम डायरेक्शन में। जी और ए क्या है? सेम डायरेक्शन में। तो अब बताओ जी प्लस ए अगर करना हो तो जी प्लस ए का मॉड कितना आएगा? So this is 8√2, और that is how much जी? A is 15, A is 15, तो आप कहोगे ओके दिस इज 15। तो ये आपके पास G प्लस ए का रिजल्टेंट आ गया, करेक्ट। तो अब अगले पेज पे जाइए और फिर आप इन दोनों को दिखाइए, और G प्लस ए वेक्टर को आप ए बी सी डी ई एफ जी एच तो मान लिया, अब इसको कोई वेक्टर मान लो, लेट सपोज H वेक्टर लिख देते हैं आप, राइट, यू कैन नेम इट सम अदर वेक्टर, लेट सपोज H वेक्टर इज इक्वल टू, आप ऐसे लिखा है H वेक्टर इज इक्वल टू जी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, आपने ऐसे लिख दिया। तो अब आप क्या करोगे? H वेक्टर लोगे एंड लुक एट दिस हियर, H वेक्टर लोगे और एक E वेक्टर दिखाओगे। अब अगले पेज पे चले जाइए, फिर से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लीजिए। अब बोले ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, समथिंग लाइक दिस। और अब आपको एक वेक्टर मिला जी, जो जी और ए से रिजल्टेंट से बना है, और जी और ए के रिजल्टेंट से जो वेक्टर बना है वो आपका वेक्टर है समथिंग लाइक दिस, H वेक्टर। और फिर एक दूसरा वेक्टर आपके पास E है जो कि इधर है। नाउ लुक एट दिस हियर, आपने बोला कि जी प्लस एच वेक्टर है आपका, जी प्लस ए वेक्टर है, जी प्लस ए वेक्टर दैट इज एच वेक्टर। तो एच वेक्टर आपने यहाँ लिख दिया, दिस इज एच वेक्टर, और ये कौन वेक्टर? ई वेक्टर, एरो लगा दिया आपने। तो जी प्लस ए वेक्टर से जो एच वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कितना है? 15 प्लस ए 8√2 है, तो दिस इज 15 प्लस 8√2 यूनिट है।
इतना यूनिट आ गया। और ये कितना है जी, ये है हमारा 20 यूनिट, दिस इज 20 यूनिट है, तो हमने इसको लिख दिया 20 यूनिट, ये 20 यूनिट है। और ये 45 डिग्री है, और आपने ये भी देखा ये भी 45 डिग्री है, तो ये टोटल कितना हुआ 90 डिग्री पे आ गया। अब यानी कि दो वेक्टर आ गए जी, एच वेक्टर और ई वेक्टर, दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे हैं। तो ना एच परपेंडिकुलर टू ई वेक्टर है, देयरफॉर एच प्लस ई का मॉड क्या आएगा जी, दैट कम्स आउट ट्वाइस ऑफ आई मीन अंडर रूट ऑफ, अब हम क्योंकि ये इक्वल मैग्नीट्यूड के नहीं है तो हम करेंगे 20 का स्क्वायर और फिर 15 प्लस 8 रूट 2 का स्क्वायर कर देंगे। इस तरीके से हमारे पास रिजल्ट आएगा। सो दिस कम्स आउट 400। नाउ 15 का स्क्वायर 225, 8 रूट 2 का स्क्वायर इज 128, and now this is 2 into 15 into 8 into root, ठीक है जी, that's all right। so a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करना था यहाँ पे, तो ये कर दिया आपने, और 15 प्लस 8 रूट 2 का स्क्वायर करना था, तो 225 लिख दिया, 128 लिख दिया, 2 into 15 into 8 रूट 2। अब ये सॉल्व होकर के कितना आ गया, 625 तो यहाँ से आ गया, 128 यहाँ आ गया, और 240 एंड रूट 2। अब इन सबको सॉल्व करिए, और सॉल्व करके आप इनका एक रिजल्ट बना दीजिए, h प्लस ई का मॉड यहाँ से। तो चलो ये सॉल्व कर ही देते हैं, 240 रूट 2 दैट इज 1.4 ऐसे मान लो, तो इनको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 24 इंटू 14, तो दिस इज 14 4 जा 56 का 6 5, 14 2 जा 28 एंड 28 और 5 दैट इज 33, तो 336, तो ये रिजल्ट आ गया। नाउ 336 128 एंड 625 इनको सॉल्व करना है, so this is 8 6 14 5 19, 4 2 6 and 2 8, and this is 3 or 1 4 6 10 1089, so this is now 1089 का रूट आ गया। so this answer is 32 का होता है 106 1024 होता है, तो ये थोड़ा उस रिजल्ट से क्या होगा, बड़ा होगा, तो अप्रोक्सीमेटली 32.2 समथिंग कुछ रिजल्ट आएगा। so यहाँ पे मैंने सिर्फ एक अप्रोक्सीमेशन लिखा 32.2 यूनिट, आई एम नॉट वेरी श्योर दैट हाउ मच, बट एक अप्रोक्सीमेशन लिख दिया ना। सो दिस इज ये जो रिजल्ट हमने लिखा है यहाँ पे, तो ये तो h प्लस सी का मॉड आ गया, यानी कि अब जो रिजल्टेंट होएगा h प्लस सी का, इधर कहीं पे रिजल्टेंट बनेगा, यानी कि आप अगर ऐसे लेके जाते तो यहाँ कहीं पे रिजल्टेंट बनता, पैरेललोग्राम बनाओगे तो इधर कहीं रिजल्टेंट आएगा। तो मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूँ, राइट, इसके पैरेलल ऐसे दिखा के यहाँ कहीं खत्म हो जाएगा, और फिर मैं ये दिखा रहा हूँ कि इधर कहीं पे अगर आप इसको डायगोनल से ले जाके कनेक्ट कर दे तो इसका रिजल्टेंट कहीं कहीं पे ऐसे जाके बनता है। दिस इज हाउ द रिजल्टेंट विल गो। अब हमारे पास जगह नहीं है इस बोर्ड के ऊपर, तो यू नो दैट कि यहाँ कहीं पे होएगा, तो ये आपने h प्लस सी का मैग्नीट्यूड निकाल दिया। नाउ यू आर इंटरेस्टेड टू फाइंड व्हाट, डायरेक्शन, तो आप कह लो ओके, हम कह लेते हैं ये एंगल निकालने में इंटरेस्टेड है 10 अल्फा, सो नाउ दिस 10 अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, तो ये हो गया हमारा e दैट इज 20, और बेस की जगह पे क्या आएगा 15 प्लस 8 रूट 2, ये सॉल्व कर दिया, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ 20 बाई 15 प्लस 8 रूट 2, इसको सॉल्व कर देंगे और यहाँ से अल्फा निकाल देंगे। इस तरीके से इन वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकल जाएगा। तो अगर ये डायग्राम थोड़ा हम नीचे करके बनाए होते तो ये बड़ी आसानी से क्लब हो जाता। तो मैं एक तरीके से आपको ये डायग्राम, मेरे ख्याल से आप समझ गए, एक डायग्राम ये बना के दिखा देना ही समझदारी होगा, ताकि बच्चों को दिमाग में कोई बात, सपोज कर लीजिए ऐसे दिखा दिया, ये ऐसे दिखा दिया, और बोला कि यहाँ पे कोई वेक्टर है हमारे पास, समथिंग लाइक दिस, और एक दूसरा वेक्टर है ऐसे है, दोनों 90 डिग्री पे, तो ठीक है, फिर आप ऐसे मान लीजिए कि यहाँ से कोई ऐसे वेक्टर होगा, ठीक है, और एक वेक्टर यहाँ से ऐसे होगा, और ये आपका रिजल्टेंट होगा, दिस इज व्हाट द रिजल्टेंट इज। तो ये कहना चाह रहा हूँ मैं आपको कि अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये क्या है, ये आपके पास कौन है, एच वेक्टर है, ये कौन है आपका ई वेक्टर है, ये कौन हो गया अल्फा, ये कौन हो गया एच प्लस ई, यानी कि इन सारे वेक्टर का जो रिजल्टेंट आपने निकाला वो कौन आ गया, एच प्लस ई आ गया। तो आप इन जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, देख रहे हैं आप यहाँ पे चार चार जो बेसिक कॉन्सेप्ट,
पढ़ें, उन कॉन्सेप्ट से आप इस तरीके के क्वेश्चंस को भी बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्लास में हम लोग, अगले लेक्चर में हम लोग कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस करेंगे जो कि जिसके लिए रिजॉल्व करना जरूरी है। तो अगली क्लास में टू फाइंड रिजल्टेंट ऑफ मेनी वेक्टर्स हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर्स, मेथड ऑफ रिजोल्यूशन ये हम पढ़ेंगे। सो इसके बेसिस पे हम लोग वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना सीखेंगे अगली क्लास में। सो थैंक यू वेरी मच, यू हैड बीन देयर इन द लेक्चर टिल नाउ। सो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। प्लीज show your likeness towards this lecture, and see you in the next lecture. Thank you very much for watching this for so long, and God bless you. Thank you very much.